कैमरा ऑन रखें अगर मुमकिन है तो, अनलेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और यू आर इन सम सिचुएशन देन तो शुरू करते हैं फिर? जी। जी। इम्पार के इस ख़ुसूसी ज़ेमिनार में आप सब लोगों का खुशामदीद है। मैं शीबा असलम फ़हमी इम्पार की तरफ से आज ये प्रोग्राम कंडक्ट करूँगी, जिसमें हमारे साथ डायरेक्टर एकेडमिक्स नेशनल ओपन स्कूल मौजूद हैं, जो हमारे ख़ास तरह की जो फ़िक्रें हैं मदरसा एजुकेशन से जुड़ी हुई, उनके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल आता है, तो हम लोग यहाँ पर आप चैट बॉक्स में उसको शूट कीजिए, हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। फ़ासलाती एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन ने एक लंबा सफ़र तय कर लिया है। वो अब उस शुरुआती दौर से बहुत आगे जा चुकी है, जब डाक से ही सिर्फ़ एक ऑप्शन था कोर्स के मटीरियल को पहुँचाने का और इसी तरह से एक लेन-देन या आदान-प्रदान चलता था। इसके बरक्स और ख़ासकर जो ये कोविड पैंडेमिक हुआ है, उसने हमें बिल्कुल नई तरह के एक सिस्टम के साथ जोड़ा है, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग के बहुत सारे डायमेंशंस हमारे सामने हैं। उसमें ऑनलाइन लर्निंग भी है और उसमें मिक्स ऑफ बोथ भी है और ख़ासकर जहाँ पर जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के ये निहायत ही कामयाब रहा है ये तजुर्बा और ये सारी दुनिया में अमल में आया है। यानी कि वो लोग जो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे थे और ये सोचते थे कि शायद वो औरों से पीछे छूट गए हैं या वो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं। अब उनको ये पता है कि मेन स्ट्रीम भी अब डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग मोड पर आ गया है। इसी के साथ-साथ टेक्नोलॉजी ने एक डेमोक्रेटाइज़ेशन का काम किया है, यानी कि हर एक के हाथ में महँगा या सस्ता एक फ़ोन है, जिसके ज़रिए वो दुनिया से जुड़ सकता है। तो हो सकता है कि आपका तालीमी जो मयार है वो उतना ऊँचा ना हो। बहुत सारी चीज़ें आप लिख कर के ना पढ़ सकें, लेकिन सुन के, देख कर के भी आप सीख सकते हैं। अब सीखने की जो बात है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इस नए मंज़रनामे के साथ में इम्पार के इस ख़ुसूसी ज़ेमिनार में एक बार फिर आप सबका ख़ैर मक़दम है। शोएब ख़ान साहब आपका ख़ुसूसी ख़ैर मक़दम है, आपने आज हमें वक़्त दिया और ये हमारे लिए बहुत ही अहम मौज़ू है, जिस पर आज हम आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया शिबा साहिबा, ये मेरी भी खुशबख्ती है आपके साथ हम बात कर रहे हैं और अब कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे और चूँकि हुकूमत हिंद की तरफ से ये सारा प्रोग्राम है, जिसकी डिग्रियाँ, जिसके सर्टिफ़िकेट रिकॉग्नाइज़्ड हैं। जी। ख़ान साहब हम सब लोग जो सिस्टम से आते हैं एक एजुकेशन के, हमने ये बात बार-बार सुनी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि तालीम शेरनी का दूध है, जो पी लेगा दहाड़ना सीख जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि हर तालीम शेरनी का दूध नहीं है। हर तालीम आपको उस तरह से मज़बूती और खुद मुख्तारी नहीं देती है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम की जो एजुकेशन है, जिसको हम मार्केट में चलने वाली एजुकेशन है कहते हैं, वो देती है। तो मदरसे के जो फ़ारिग़ीन हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो बरसों बरस मतलब 1 दिहाई से ज़्यादा वक़्त अपना मदरसे में गुज़ारने के बाद भी जब वो बाहर दुनिया में कदम रखते हैं, तो कई बार वो महसूस करते हैं कि बहुत कुछ या तो कमी रह गई है या उनके कॉन्फिडेंस में वो बात नहीं है कि वो जा कर के अपनी छोटी से छोटी बातें भी दुनिया के आगे रख सकें। तो इसके हवाले से ये और इसके अलावा भी अगर वो किसी भी इदारे से जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी फैक्टर है, उसमें एंट्री लेवल पर ही ये सवाल आ जाता है कि आपके पास क्वालिफाइंग सर्टिफ़िकेट्स हैं या नहीं हैं। ये जो क्वालिफाइंग सर्टिफ़िकेट्स की एक हमारे ऊपर एक राज है कहना चाहिए, इसको इसमें पीछे ना छूट जाएँ, इसके लिए एनआईओएस किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? आपके ये ओपनिंग रिमार्क्स भी होंगे शोएब साहब, आप अपना पूरा वक़्त लीजिए और ये ओपनिंग रिमार्क्स में आप बताइए कि मदरसा और एनआईओएस का की क्या हम-आहंगी हो सकती है? सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ, चूँकि आपने तालीम के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोट किया, तो असल में आप देखिए, जिसको आज हम फ़ासलाती निज़ाम तालीम कह रहे हैं, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है फ़ासलाती निज़ाम तालीम। बस इसमें फ़र्क ये था कि पहले घरों से तालिब इल्म घर से जाके दूर जाकर ख़ानक़ाहों में, मठों में तालीम हासिल किया करते थे। अब ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी चूँकि इतनी एडवांस हो गई है, अब आपको घर के बिस्तर पर आप तालीम हासिल कर सकते हैं। ये इसमें हुआ है। दूसरी बात ये है कि तालीम
जो है बेहद ज़रूरी है, और लेकिन गलत तरीके की तालीम भी कई बार नुकसान पहुंचा देती, जिसका इशारा आपने किया, वजाहत नहीं की, लेकिन इशारा आपका उसी तरफ था कि सारी तालीम जो है वो उस तरह से नहीं होती है। हुकूमत हिंद की जानिब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग, जो अब मिनिस्ट्री एजुकेशन के अंडर आता है, एक खुद मुख्तार इदारा है। 1990, वैसे तो 99 में इसको एक तंजीम के तौर पर सीबीएसई के साथ इसको जोड़ा था, और 10 साल ये तजर्बा करके देखा गया कि साहब ये कैसे चल सकता है। और जब बाकायदा तौर पर ये जब खुद मुख्तार हो गया, तो 23 नवंबर 1989 को इसको एक खुद मुख्तार बोर्ड बना दिया। और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो दो बड़े बोर्ड हैं, एक रस्मी तालीम यानी रेगुलर सिस्टम जो सीबीएसई है, और दूसरा फासलाती निज़ाम जो एस है। मैं ये बात शुरू में ही बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह के सवालात बहुत आएंगे। क्या इसकी रिकॉग्निशन है? बिल्कुल। ये मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ये बात सही है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, और आप जानती हैं सारी यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं। जिस तरीके से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फासलाती निज़ाम तालीम में काम करती है, जिस तरह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फासलाती तालीम में काम करती है, उसी तरह से स्कूलिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है जो काम करता है। 10वीं 12वीं की तालीम दी जाती है, बेसिक एजुकेशन की भी तालीम है। अभी तक तीसरी 5वीं और 8वीं सतह पर भी तालीम दी जाती थी, लेकिन उन लोगों को जो एडल्ट हैं। अब हुकूमत हिंद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें 1 से लेके 8 तक की तालीम के लिए भी तैयारी की जा रही है, और जल्द जो है वो तालीम शुरू हो जाएगी। दरअसल फासलाती निज़ाम तालीम को शुरू क्यों किया गया था, इसके पीछे ये था कि जो तालिब इल्म किसी वजह से जॉब में चले जाते हैं, कोई जिम्मेदारी उन पर आ जाती है, या अचानक के आसार होते हैं, और उनको बीच में तालीम को छोड़ना है, तो ऐसे जो तालिब इल्म हैं वो अपने काम को जारी रखते हुए, अपने काम को करते हुए, अपनी नीति को करते हुए, अपनी सहूलत के हिसाब से वो तालीम हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में ये सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग है। मैं समझता नहीं हूँ, है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। उसकी वजह ये कि दुनिया के दूसरे ममालिक में ओपन स्कूलिंग सिस्टम नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ तो हमारे यहाँ से पहले से थी उनके यहाँ, लेकिन ओपन स्कूलिंग हमारे यहाँ है, जहाँ लाखों की तादाद में बच्चे एक साथ तालीम हासिल करते हैं फासलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए। और सबसे एक ख़ास बात ये है कि जो अक्सर हम जो उर्दू वाले हैं, वो कहते हैं कि काश उर्दू में ऐसा होता तो हम ये करते, ऐसा है। जो सारे मज़ामीन 10वीं के हैं, जो 12वीं के हैं, वो सारे मज़ामीन, सारे सब्जेक्ट जो हैं उर्दू के अंदर मौजूद हैं, 12वीं में भी और 10वीं सतह पर भी। तो कोई भी तालिब इल्म जिसको हिंदी अगर नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती है, और वो फिज़िक्स पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है, कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, लाइब्रेरी साइंस पढ़ना चाहता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट जो अंग्रेज़ी के अंदर मौजूद है या हिंदी में मौजूद है, वो एनआईओएस में उर्दू मीडियम सेंटर हैं, उसमें दाखिला लेकर वो अपने मज़ामीन, जो पसंद के मज़ामीन हैं, उनका इंतख़ाब करके, उनको सिलेक्ट करके वो 5 मज़ामीन में दाखिला लेकर अपनी सहूलत के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि दाखिला जो है वो 5 बरसों के लिए होता है। उन 5 बरसों में आपको 9 बार इम्तिहान देने का मौका मिलता है, यानी एक साल 2 बार एनआईएस इम्तिहान लेता है। तो जो आपने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, वो भी आपकी पसंद के होंगे। उसमें एक शर्त है कि एक ज़बान आपको ज़रूर लेनी होती है, वो भी आपकी पसंद की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उन 5 सब्जेक्ट में जो है आप 2 लैंग्वेजेज़ ले सकते हैं, और वो भी आपकी पसंद की होंगी, और जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं वो भी आपकी पसंद के होंगे। आप हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये सहूलत है। और अब तो न्यू एजुकेशन में था, अभी एक प्रेजेंटेशन भी दिया, उसमें सारी चीज़ें जो एनआईएस पहले से कर रहा है, ये मैं देख रहा था कि जैसे वोकेशनल कोर्सेज़ हैं हमारे यहाँ 5 सब्जेक्ट में वोकेशनल कोर्स, एजुकेशन पॉलिसी में आप जानती हैं, अगर आप सर होगी तो स्किल पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि वोकेशनल
कोर्सेज होने चाहिए, या उसमें ये भी कह रहा है कि आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो एनआई में मैं समझता हूँ ये सारी सहूलतें पहले से हैं। इसकी सर्टिफिकेट के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि अरे साहब एनआईओएस को लोग कहते हैं इसकी मान्यता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनआईओएस की पूर्ण मान्यता है। जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड है उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, और जो एक कॉप्से है, काउंसिल ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं जो गवर्नमेंट मानती है, उसमें कॉप्से का नंबर है, उसी तरीके से जैसे सीबीएसई है या हमारे स्टेट बोर्ड हैं। एक आईएससी बोर्ड भी है, लेकिन वो बहुत कम शायद जाना जाता है। लेकिन जो दो नेशनल लेवल पर बोर्ड हैं वो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये के पूरे स्थान में हमारे स्टडी सेंटर हैं, और इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उर्दू मीडियम है। जाहिर सी बात है उर्दू मीडियम में बहुत कम सेंटर है। तो जहाँ जहाँ लोगों ने स्टडी सेंटर उर्दू में लिए हुए हैं, आप वहाँ से उर्दू मीडियम का दाखला लेकर आप अपने उर्दू मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। और उर्दू, और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम भी जो है आपको पेपर भी उर्दू में ही मिलेगा, यानी उर्दू मीडियम में ही मिलेगा। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से इम्तिहान दे सकते हैं कहीं भी। यहाँ चूंकि आपने मौजू है वो मदरसे को ख़ास तौर से आपने लिए, तो हमने हमेशा कोशिश की कि मदरसे के तालिब इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ मुंसलिक हों, हालात जो भी रहे हों। लेकिन मदारिस के लिए बहुत सारी स्कीमें भी चलाई गई, लेकिन उन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। अभी भी SPQM एक स्कीम है, स्पेशल क्वालिटी एजुकेशन ऑफ मदरसा, और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मदरसा अगर स्टडी सेंटर लेता है तो उसके पास जैसे कि दूसरे हम स्टडी सेंटर के जब देखते हैं इंस्पेक्शन में, तो हम ये देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट हो और तमाम, और किसी बोर्ड से उसका एफिलिएशन होना चाहिए स्कूल का, तभी उसको सेंटर मिलता है। लेकिन मदरसे में जब कोई स्टडी सेंटर लेता है तो उसमें हम देखते हैं कि या तो मदरसा बोर्ड का उसके पास एफिलिएशन होना चाहिए, या फिर एक NCMEIC, नेशनल काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो जी हाँ। माइनॉरिटी करेक्टर देता है, अगर वो भी उसके पास है तब भी स्टडी सेंटर उनको दे दिया जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि अगर ये सब शर्तें मदरसा पूरी करता है तो उनसे जो फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है अप्लाई करने वाली, वो नहीं ली जाती, और जो तालिब इल्म दाखिला लेते हैं उनसे वो फीस नहीं ली जाती, और जो इम्तिहान की फीस है वो भी नहीं ली जाती। एक तरीके से देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये एजुकेशन दी जाती है, जो हमारे मदरसे नहीं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। दिलचस्प बात है, जो उठा रहे हैं थोड़े बहुत हैं, लेकिन उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इधर मैं ज़रूर देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से हमारे मदरसे के जो निगहबान हैं, रहनुमा हैं, वो लोग बहुत तेज़ी से मदरसे NIOS के साथ जुड़ने वाले हैं, और उन्होंने अभी एक प्रोग्राम बनाया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से कुछ अभी शहर सिलेक्ट किए हैं जहाँ से 200-200 बच्चे शहर से, और 10 मदरसों के 20-20 बच्चे लेकर उनको 10वीं सीधे करा रहे हैं NIOS से। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है, और हमारी कोशिश अब ये होगी, हम जल्दी बात कर रहे हैं अपने बड़े जो हमारे अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे जल्दी मुलाकात करके कि जब मदरसा यहाँ आपका माइक ऑफ हो बोर्ड, गया है। हेलो, अब ठीक है। आवाज, जी, अब ठीक है। नहीं वो फोन आ गया था, तो बहुत फोन आएंगे भी, बहुत डिस्टर्ब जी, करते जी, हैं। ज़ाहिर है। तो ये है कि वो जो शर्त है मदरसा बोर्ड, कोई बोर्ड की एफिलिएशन होना चाहिए, तो उससे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मदरसों में तो किसी बोर्ड का एफिलिएशन होता नहीं है। और खुद मदारिस ने कोशिश भी नहीं की है कि वो इस तरह की जो जदीद तालीम है वो उसको हासिल करें, क्योंकि हमने इस सिलसिले में बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, बहुत सारी जगहों पे गए हैं और उनसे बात भी की है। तो जी, उनका कहना यही था कि साहब हम तो अपनी दीनी तालीम हम देना चाहते हैं, मुफ्ती बनाएंगे, हम काजी बनाएंगे, हम मौलवी बनाएंगे, हमें जदीद तालीम से कोई लेना देना नहीं है। या अगर आप चाहते हैं ज़बरदस्त जदीद तालीम दिलाना, तो आप अपने इदारों में जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें
दीनी तालीम शुरू करें तब हम आएँगे। ख़ैर ये एक अलग बहस है, तो उस तरह की चीज़ें होती रही हैं और लेकिन हमने कोशिश हमेशा जारी रखी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने हमेशा दरवाज़े खुले रखे और मदरसों के तालिब इल्मों को नज़र में देखते हुए जहाँ 17 या 25 ज़बानें हैं 10वीं में 12वीं में, उसमें आपको बता दें कि फ़ारसी और अरबी ज़बानें इसीलिए रखी गई 10वीं और 12वीं में कि मदरसे के जब तालिब इल्म आएँ, तो वो आसानी से 2 ज़बानें चाहें तो वो फ़ारसी, अरबी भी ले सकते हैं या उर्दू, अरबी ले सकते हैं, जैसे उनको अपनी सहूलत हो। तो अब जैसे जो मदरसे के तालिब इल्म दाखिला लेने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि 10वीं क्लास में वो हर शहर से अभी 20-25 शहर चुने उन्होंने। टारगेट तो उनका 50,000 का है पहले उसमें, लेकिन अभी उम्मीद है शायद 1 आध महीने में 5,000 बच्चे दाखिल करेंगे वो। तो उसमें जो हमसे उन्होंने पूछा कि हम किस तरह के मज़ामीन रख सकते हैं, तो मैंने उनको बताया कि आप तालिब इल्मों को अरबी दिला सकते हैं, उर्दू दिला सकते हैं, 2 ज़बानें ये हो गई और तीसरा जो मज़मून है वो आप सोशल साइंस दिला सकते हैं और चौथा जो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एक है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें सारे मज़ाहिब सारे पूरा हमारी जो हिंदुस्तानी विरासत और सक़ाफ़त है, उसके बारे में पूरी बात की गई है। उसमें हर मज़हब का ज़िक्र है, हर कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है, हमारे जो सूफ़ीज़ हैं उसमें सारा पढ़ाया जाता है। तो एक सब्जेक्ट ये रख सकते हैं और 5वां सब्जेक्ट उन्होंने कहा हम ये ज़रूर रखना चाहते हैं कि अपने मदरसे के तालिब इल्मों को इकोनॉमिक्स पढ़ाएँ, माशियात पढ़ाएँ। तो इस तरीके से एक 5 मज़ामीन का ये कॉम्बिनेशन बनाया और ये कोशिश ये की गई है कि अभी ऐसे सब्जेक्ट न रखे जाएँ जिसमें प्रैक्टिकल हों। क्योंकि अभी अगर मदरसे के तालिब इल्म प्रैक्टिकल नहीं दे सकते, क्योंकि स्कूलों जो स्टडी सेंटर है जहाँ से उनका दाखिला होगा, वहाँ लैब होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो फिलहाल इस तरीके से मदरसे के लिए जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पहले से ही एक स्कीम रही है एसपीकेएम और जो बुनियादी तालीम है 3-5 आठवीं, वो भी अगर उन्होंने सेंटर लिया हुआ है तो वहाँ पर वो एक बाकायदा बोर्ड की शक्ल में उनको दे दिया जाता है और वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम जी, ऑफिस प्लीज़ म्यूट एवरीवन्स माइक्स। कुछ आवाज़ें आ रही जी, हैं जी, जी। जी। नाउ इट्स डन। या जी, खान साहब। डॉक्टर साहब तो बताइए। जी। जी, तो ये है कि जो बेसिक एजुकेशन है, उसमें बाकायदा तौर पर अच्छा उसमें कोई शर्त नहीं होती है। एक अच्छी बात ये है कि किसी शर्त नहीं है। अगर कोई मदरसा भी लेना चाहता है 8वीं तक, तो वो ले सकता है। उसमें सिर्फ़ ऑडिट रिपोर्ट वगैरह ये सब देखे जाते हैं, रीडिंग देखी जाती है। 8वीं तक लेने के लिए यानी 5-8 प्रोग्राम है, ये डिस्टेंस के तरीके से है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है पासपोर्ट का एक्ट होना चाहिए, जी। बल्कि आप ले सकते हैं, खुद से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप एग्ज़ाम जैसा कि मसला चल रहा है इस वक़्त दिल्ली में नेटवर्क ख़राब है अक्सर जगहों के, तो डॉक्टर खान भी शायद ये फ़ेस कर रहे हैं इस वक़्त। हाँ, अ, अभी गड़बड़ अब आ गया, फिर से आ जी, गया। जी हाँ, आ गया। नेटवर्क आ गया जी, जी, चला गया था। जी। तो मैं एक बता रहा था कि बुनियादी तालीम में बाकायदा तौर पर आपको पूरा इंतज़ाम मिल जाता है दाखिला लेने का, उनको एग्ज़ामिनेशन देने का और जब आप एग्ज़ाम लेते हैं, जो मार्क्स बच्चों को हासिल होते हैं, वो एनआईओएस को आप भेज देते हैं। आपके कोलैबोरेशन से एनआईओएस की बाकायदा तौर पर सर्टिफ़िकेट दिया जाता है 8वीं का, 5वीं का और तीसरी का। और अब जैसा मैंने अर्ज़ किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1 से लेकर 8 तक का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। और 1 से लेके 8 तक उर्दू मीडियम में भी किताबें बनेंगी, जिस तरह अंग्रेज़ी, हिंदी में तैयार की जा रही हैं। जी। बहुत उम्दा देखिए कई मेरे पास तो खज़ाना है बहुत सारा शीबा जी। साहिबा, इसलिए आप जी। सवालात पूछते रहिए वरना मैं भटक सकता हूँ तो बेशक, बेशक वाक़ई और एनआईओएस अपने आप में ख़ज़ाना है और आप जी। एकेडमिक डायरेक्टर हैं, ज़ाहिर है आपके पास तमाम जानकारियाँ हैं। यहाँ पर मैं 2 अलग चीज़ें पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि जो अस्सलाम स्टूडेंट्स वालेकुम। हैं आजा।
एक तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो अपने जिस मदरसे से आते हैं, उसके थ्रू ही आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या इंडिविजुअली खुद भी करा सकते हैं? यानी कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं मदरसे में, वो खामोशी से अपना करते रहें और साथ में वो एक फॉर्म भर दें, क्या ये मुमकिन है? या ज़रूरी है कि वो अपने मदरसे के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन ही कराएँ? ये क्लैरिटी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपनी जो तालीम ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको अभी बीच में बताया था कि जो तालिब-इल्म अचानक किसी वजह से रेगुलर सिस्टम से कट गए बेचारे और उन पर की करते हैं, नौकरी करके एडमिशन ले लेते हैं, चूँकि एडमिशन तो ऑनलाइन होता है पूरे तरीके से। आप डॉट एसी डॉट इन ऑनलाइन लिए आपका एडमिशन हो जाएगा, ऑनलाइन फीस जमा हो जाएगी, आपको ऑनलाइन ही आई कार्ड मिल जाएगा। आपने जो एड्रेस डाला है, आपके एड्रेस पे किताबें पहुँच जाएँगी। आप जब इम्तिहान होता है उसकी फीस जमा करते जाइए, 1 पेपर दें, 2 दें, ये आपकी आज़ादी है। 10वीं क्लास आप 1 साल में पाँचों मज़ामीन कर सकते हैं। 12वीं के लिए ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने फ़ौरन 10वीं किया है और 12वीं करना चाहते हैं तो आपको 2 साल लेने होंगे। लेकिन अगर आया हुआ है, गैप है 1 साल, 2 साल, तो 12वीं भी वो 1 साल में कर सकते हैं। तो ये तो उनको किसी अपने मदरसे से या कहीं से भी किसी तरह की उनको परमिशन नहीं लेनी। हाँ, एक बात का ज़रूर ख़्याल रखें, जो उनकी पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है, वो पक्की तौर से होना चाहिए, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड की हो या कहीं से उन्होंने पढ़ाई छोड़ी हो या टीसी हो, वो पक्की ही मानी जाएगी। बिल्कुल सही तरीके से पेश करना होगा। दूसरा जहाँ वो रहते हैं, वो है, वो उसकी आपको आइडेंटिटी वो देनी होगी। चाहे आधार कार्ड हो या फिर आप जिसके रहते हैं जिसके घर पर, तो उसका रेंट एग्रीमेंट हो या बिजली का बिल हो, इस तरह 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ और दूसरे आप जहाँ रहते हैं वो। बाकी आपने पूछा है क्या पूछने वाला नहीं है। 2 ढाई लाइन में एक अंडरटेकिंग होती है जिसमें कह देते हैं कि हाँ, मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, ये तो जी, आपको ही तय करना है कि आपको 8वीं क्लास तक अगर कुछ आता है तभी तो आप 10th करेंगे। यहाँ तो जी, डायरेक्ट 10th है ना, 9th-10th एक चीज़ है, 11th-12th एक चीज़ है। जी। डॉक्टर साहब, इस दौर में जब अवाम की शिकायत है और ये सिर्फ़ हिंदुस्तानी अवाम की शिकायत नहीं है, दुनिया भर के तीसरी दुनिया के देशों की शिकायत है कि तालीम को बाज़ार में लाके खड़ा कर दिया गया है और वो एक अशिया की तरह बेची जा रही है और वो बहुत महँगे दामों पे बेची जा रही है। ऐसे में कहीं सरकारी इदारे की तरफ से ये सुनना कि आपको बिल्कुल पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप एडमिशन लीजिए और चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। ये बहुत ही सुकून देने वाली और हौसला अफ़ज़ाई करने वाली बात आपने बताई है। और इसी के साथ-साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि सिर्फ़ बर्थ सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है और 10th के लिए 14 साल की उम्र होनी चाहिए, जो ये एक ज़रूरी बिल्कुल, 14 साल जी, कंप्लीट होनी जी। चाहिए। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसी शराइत हैं जो एग्ज़ेम्प्ट करती हैं इंडिविजुअल्स को, लड़की या लड़के को एग्ज़ेम्प्ट करती हैं या बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? कोई तो एलिजिबिलिटी होती होगी आपका ना? आपका दोहरा दीजिए। नहीं, पहुँचा नहीं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि एलिजिबिलिटी की जो शराइत हैं, जी। उसमें आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड, पैदाइश का साल साबित करने वाला कार्ड और शायद सिटीज़नशिप का भी सवाल होगा कि ना शहरियत साबित करने वाला सर्टिफ़िकेट के अब अलावा भी क्या है? सिटीज़नशिप तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप अगर म्युनिसिपल जी, बोर्ड का दे रहे हैं तो आप इंडियन हैं ही उसमें। जी, जी, अगर इंडिया के बाहर के भी लोग कर सकते हैं, वो जी, उनको लगाना होगा कि हम कहाँ जी। के हैं। और अब तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इंटरनेशनल ओपन स्कूलिंग हो चुका है। अच्छा, अभी कनाडा में बहुत सारी जगह पर सेंटर हैं, एनआईयूएस के बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तो बहुत सारी जगह पे सेंटर हैं। तो यहाँ पर जो तालीम हासिल करने का मामला है, वो बुनियादी तौर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए पक्की। जी, चाहे आपकी टीसी की हो, म्युनिसिपल बोर्ड की हो, आधार कार्ड की हो और जहाँ आप रहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आपका अपना घर है, आपके किसके साथ रहते हैं। लेकिन आपका जो एक सवाल था शुरू में कि क्या किसी मदरसे वाले को परमिशन लेनी होगी अपने मदरसे से?
अब ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे मदरसे के जो तालिब इल्म हैं, वो बोर्डिंग मदरसे की, तो वो अपने आप से जब भी कोई एड्रेस डालेंगे तो कौन उनका एड्रेस की जो प्रूफ़ है, वो तो उन्हीं के मोहतमी भी देंगे ना, तभी तो बिल्कुल। वरना वो कैसे कर पाएँगे? जी, और डेट ऑफ बर्थ अगर ले भी आए वो या छुपके से उन्होंने कर लिया, छुपा-चोरी, लेकिन उनका जो जहाँ रहते हैं, वो तो उनको देनी पड़ेगी जो जहाँ पे वो रहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब इसलिए आपने कहा मैं समझता हूँ कि जी, आपने कहा कि बैरूनी ममालिक में भी ये इसके सेंटर्स हैं और यहाँ पहुँचाई जा रही है ये तालीम। मेरा सवाल है कि क्या वो सिर्फ़ हिंदुस्तानी डायस्पोरा के लिए है या बैरूनी ममालिक के जो बाशिंदे हैं, जो शहरी हैं, वो भी इसको जॉइन कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है कहीं से, जहाँ-जहाँ स्टडी सेंटर अभी भी बन रहे हैं बड़ी तेज़ी में, दुबई में हैं तो और इसमें सऊदी अरब के शहर में हैं और कनाडा में है जहाँ तक मुझे मालूम है। क्योंकि अभी जी, मैं यहाँ इधर जॉइन करने से पहले मैं एक ऐसा डिपार्टमेंट देखता था एनआईएस का जहाँ पूरी इंडिया की किताबें हम ही तालिब इल्मों को भेजवाते थे, हमारी निगरानी में जाती थी और इंडिया से बाहर जो हमारे सेंटर हैं, वहाँ भी किताबें जाती थी। तो जी, ऐसी कोई ख़ास शर्त नहीं, जहाँ सेंटर है, वहाँ से जी, लोग तालीम हासिल कर सकते हैं और इसकी डिग्री को हर कोई मानता है। अभी जी, काफ़ी लोग हमें फ़ोन करते हैं, कनाडा में किसी ने दाखिला लिया है, कहीं लिया है, तो वेरिफ़िकेशन होने के लिए यहाँ आते हैं और उसको इनके सर्टिफ़िकेट को माना जाता है और आसानी से एडमिशन होता है, कोई मसला नहीं। अभी एक सऊदी अरब से एक तालिबा ने मुझे फ़ोन किया कि उसने कनाडा में एडमिशन लिया है और वो सऊदी अरब में हमारा सेंटर है मदीना में। तो जी, मदीना से उसने पढ़ा है और उसके बाद वो कनाडा में दाखिला लिया उसने। हेलो, हुँ, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी, जी। तो उसकी अभी वेरीफ़ाई करा के उसकी हमने वो सर्टिफ़िकेट भिजवाया कनाडा वहाँ। जी। तो अ कोई कहीं से भी तालीम हासिल कर सकता है। डॉक्टर साहब थोड़ा इसके जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है, उसके बारे में हमें थोड़ी तफ़सीली जानकारी दीजिए। बिल्कुल, एग्ज़ामिनेशन से पहले मैं चाहूँगा कि हम उस स्टडी मटेरियल पे बात करें, जो ख़ास तौर से पहले आता है, पहले पढ़ेंगे, फिर जी। उसके बाद इम्तिहान देंगे बच्चे। हुँ, हुँ। देखिए, स्टडी मटेरियल इतना उम्दा बनाया गया है कि दुनिया के ममालिक हम लोग के यहाँ से आके ट्रेनिंग लेते हैं कि आपने इतना अच्छा ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल बनाया है, तो ये कैसे बनाया है? तो यहाँ बाकायदा तौर पर काफ़ी कंट्रीज़ के लोग आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें तमाम जो भी सब्जेक्ट की किताब बनाई जाती है, उसमें जो इंडिया के जो बेस्ट लोग होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, पीजीटी, टीजीटी, उसमें एक करिकुलम कमेटी बनती है, उसके बाद फिर टेक्स्ट सिलेक्शन होता है और फिर लेसन लिखवाए जाते हैं और उन लेसन को ऐसे लिखवाया जाता है, उसकी एडिटिंग और फिर रिव्यू करा के कि स्टूडेंट को किसी भी तरह से टीचर की ज़रूरत ना पड़े। वो खुद से पढ़ सकता है, जहाँ बैठा है, मान लीजिए खेत में किसान का बच्चा पढ़ रहा है, तो अपना काम करके फुर्सत के लम्हात में वो बैठे और अपनी किताब खोल के पढ़ सकता है और वहाँ टीचर की ज़रूरत नहीं है। और इस वक़्त अगर उसके पास मोबाइल है और उसके पास ये सिस्टम है, स्मार्टफ़ोन है, तो हमारी जो क्लासेज़ हैं, जो स्टडी सेंटर तो होती हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, ज़ाती राब्ता प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं। साथ ही हमारा अपना एक चैनल है रेडियो का मुफ्त विद्या वाणी, उसमें हर सब्जेक्ट के पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलते रहते हैं, 24 घंटे और इसके अलावा जो टेलीविज़न पर है, वहाँ पे भी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलते हैं। तो एक 3 तरीके हो गए, इस पे आप तफ़सील से अभी बाद में बात करेंगी क्योंकि ये जी, ऑनलाइन वाला मामला है। जी, लेकिन ये बताऊँ कि एक का हो गया आपको जो किताबें दे दी गई हैं, दूसरा तरीका ये कि हमारी साइट पे सारा कोर्स पड़ा हुआ है। सारा कोर्स जो किताब है आपके पास वो भी आप जाके उसकी साइट पे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ड ड डालेंगे तो आ जाएगा 10th, 12th वोकेशनल कोर्सेज़ और दूसरा तरीका ये है कि आप रेडियो के माध्यम से जो हमारा है वो मुफ्त विद्या वाणी उसको उस पे सुन सकते हैं और ये लाइव चलता है और आप सवालात भी कर सकते हैं। टीवी पे भी सवाल कर सकते हैं, रेडियो पे भी सवालात कर सकते हैं और टेलीविज़न पे, तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को करके पढ़ सकते हैं। अब आप इम्तिहान पे आइए, तो इम्तिहान जी, चूँकि साल में 2 बार होता है। एक तो मार्च-अप्रैल में होता है, एक सितंबर-अक्टूबर में होता है। अभी तो कोविड की वजह से अक्टूबर वाला एग्ज़ाम अब हो रहा है, पीछे नहीं हो पाया था, तो अभी जनवरी-फरवरी में चल रहा है इस वक़्त। तो आपने एक बार एडमिशन ले लिया और अपने सब्जेक्ट की आपके पास किताबें आ गईं। अब आप अपनी सहूलत के हिसाब से जब एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा हो रही होगी,
तो अब आपको तय करना है कि आप 5 मज़ामीन का इम्तिहान देंगे, 2 का देंगे, 3 का देंगे, 1 का देंगे, ठीक है? तो उतने ही सब्जेक्ट की आप फीस जमा कर देंगे। आपको हॉल टिकट मिल जाएगा, इम्तिहान होगा आपका, आराम से इम्तिहान आप जाके दे सकते हैं। जिस मीडियम में आपने दाखिला लिया है, इंग्लिश में लिया, हिंदी मीडियम में लिया, उर्दू मीडियम में लिया, यहाँ तक कि जो रीजनल हमारा प्रोग्राम शायद ये पूरे इंडिया में ही जा रहा है। तो जो रीजनल हमारे सेंटर हैं, रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, जो दूसरे साउथ है या पंजाब है, या वहाँ पर पंजाबी मीडियम में किताबें हैं, बंगाल है तो बंगाली मीडियम में है, केरला है तो मलयालम में है, मराठी महाराष्ट्र है तो मराठी। तो ये स उस उनके अगर किसी ने मराठी मीडियम में दाखिला लिया है, तो मराठी मीडियम की किताबें उसको मिलेंगी और मराठी वहाँ पर इम्तिहान को उसको पेपर मिलेगा और मराठी में उसको जवाब देना होगा और ये आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कब-कब हो रहे हैं। तो उसकी फ़ीस जमा कर देंगे। जब त आपने मान लीजिए 5 मज़ामीन का इम्तिहान दिया और किसी वजह से आप 2 मज़ामीन में पास हुए, तो जो 2 पास किए हुए आपके सब्जेक्ट हैं, वो जमा कर दिए जाएँगे और बाकी 3 पे लिख दिया जाएगा SYC, उन दोनों पे लिख दिया जाएगा P और बाकी जो आपने 3 पास नहीं कर पाए किसी हम फेल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हम मानते हैं कि जो बच्चा इस दुनिया में आया है वो कामयाब है, फेल नहीं है। जैसे कि रेगुलर सिस्टम में फेल लिख दिया जाता है और बहुत सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं, कई बार खुदकुशी की तरफ भी चले जाते हैं। एनआईएस ने ये कॉन्सेप्ट बदला है कि नहीं फेल कोई नहीं होता, उसमें एसवाईसी लिख दिया जाता है। एसवाईसी का मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। ये इम्तिहान आपको फिर से देना है और फिर आपने 3 मज़ामीन का इम्तिहान दिया और फिर किसी वजह से आपका 1 सब्जेक्ट रह गया है 2 तो फिर वो जो पास किया हुआ है मज़मून वो जमा हो जाता है और जो नहीं पास आपने किया, उसका आपको फिर से इम्तिहान जब इम्तिहान होंगे तो आपको देना है। कहने का मतलब ये जब तक आप पाँचों सब्जेक्ट पास नहीं करते, उस वक़्त तक आप इम्तिहान दे सकते हैं, 5 साल तक 9 बार आपको मौका मिलता है और जब आप 5 मज़ामीन पास कर लेते हैं, तो आपको मार्कशीट के साथ माइग्रेशन यानी टीसी और सर्टिफ़िकेट आपको मिल जाता है। आप 10वीं अगर आपने पास किया है, तो आप 11वीं में रेगुलर सिस्टम में जाके आप दाखिला ले सकते हैं और 12वीं पास किया है, तो आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जहाँ जाना चाहते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम है इम्तिहान देने का ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन। आप जब चाहे जब इम्तिहान दे सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब जब चाहे। लेकिन अभी ये जो फैसिलिटी है, ये सिर्फ़ अभी रीजनल सेंटर पे है। जैसे दिल्ली में अभी नोएडा में रीजनल सेंटर है, तो वहीं पे आके इम्तिहान देना होगा या यूपी में इलाहाबाद में है, मध्य प्रदेश में भोपाल में है, तो आपको वहाँ आप इम्तिहान दे सकते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जो हमारे रेगुलर सिस्टम में तालिब इल्म इम्तिहान देते हैं 10वीं 12वीं का और जब वो फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए सहूलत ये है कि वो हमारे यहाँ फ़ौरन दाखिला लें और 2 पास किए हुए मज़ामीन हमारे यहाँ से टीओसी लें यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करा सकते हैं और 3 हमारे यहाँ से इम्तिहान दे के फ़ौरन ऑन डिमांड से आप सर्टिफ़िकेट हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है। रेगुलर सिस्टम के जो बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं या उत्तर प्रदेश किसी भी बोर्ड के बच्चे अगर 10वीं या 12वीं में फेल हो जाते हैं, तो 2 पास किए हुए सब्जेक्ट हमारी तरह हमारे यहाँ एनआईएस में वो टीओसी ले लें और बाकी के 3 लेकर वो ऑन डिमांड से फ़ौरन इम्तिहान दे सकते हैं। इससे उनका बहुत बड़ा वक़्त बच जाता है और फेल होने से भी वो बच जाते हैं। यानी रेगुलर बोर्ड में जो उन्होंने क्वालीफाई कर लिया है, वो क्रेडिट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हाँ। फिर वो इसको ऐड कर लेंगे, जो उनका रह गया था, वो उसको क्वालीफाई करके दोनों नहीं, ऐड नहीं, हो जाएँगे। मैं फिर क्लियर कर दूँ। हाँ, मान लीजिए हमारे रेगुलर सिस्टम में क्या होता है शिवा साहिबा कि हम 1 सब्जेक्ट या 2 में जब फेल हो जाते हैं, तो पूरे में फेल हो जाते हैं। जी, तो हमें दोबारा से फिर पाँचों देने पड़ते हैं। तो हम जी, हमारे यहाँ चूँकि ऐसा नहीं है, मैंने भी बताया, हमारे यहाँ 5 में से आपने 2 पास किए, तो अब जो 3 में रह गए हैं, आप वो 3 देने हैं और जी। उसमें भी फेल लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं सब्जेक्ट यट टू बी क्लियर। लेकिन रेगुलर सिस्टम में अगर बच्चा अभी बैठा है 10वीं 12वीं में और वो किसी वजह से 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उसके जो पास किए हुए 2 सब्जेक्ट हैं, उसकी पसंद के, वो इधर टीओसी ले ले या शामिल हो जाएँगे उसके और हुँ, हुँ। बाकी के 3 में दाखिला ले वो और फिर उसको फौरन ऑन डिमांड से एग्ज़ाम देगा और उसको वो सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा हाथ के हाथ, 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर। ये मैं ज़बरदस्त।
ज़बरदस्त। एक तो जी। ये कि ये इस ना कि ये बेहद बड़ा और एक एग्ज़ॉस्टिव प्रोग्राम है, बहुत सेंसिटिव भी है, ये किसी को ज़िंदगी में फ़ेल होने से उससे नहीं गुज़ारता है, मायूस नहीं तो होने देते मायूस हम, नहीं होने तो देता है। मानते हैं कि कोई नाकाम है ही नहीं शख्स। देखिए अल्लाह जी, ताला ने कुछ न कुछ किसी को सलाहियत दी है। कोई बहुत अच्छा पायलट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा कार चलाने में माहिर हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि और ये जो बचपन में हमारे यहाँ बच्चे एक स्लो लर्नर होते हैं। तो स्लो लर्नर के लिए बहुत अच्छा रास्ता है एनआईओएस, क्योंकि वो जल्दी नई चीज़ें कर पाते हैं। तो आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, हमारे यहाँ तो जो माज़ूर बच्चे हैं, जी। जो हैं उनके लिए भी प्रोग्राम चल रहा है, उनके सेंटर भी हैं। उनको बहुत सारी सहूलत भी दी जाती है, उनको राइटर भी दिया जाता है इम्तिहान में लिखने, उनके साइन लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जो बिल्कुल ना सुन पाते हैं, नाबीना लोगों के लिए भी है। तमाम लोगों के लिए एनआईओएस जो है पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी शख्स किसी भी तरह का हो, उसकी कुछ भी सेंसेस कम है, तो वो मायूस उसको नहीं, यहाँ से उसको एक रोशनी मिलती है, एक उम्मीद मिलती है और आगे बढ़ने की हौसला मिलता है। जी। ज़बरदस्त है ये सुन कर के लग रहा है कि हालाँकि इतना बड़ा मुल्क है और इतने मसाइल हैं, लेकिन तालीम का मसला तो वाक़ई इस ज़रिए से बहुत उम्दा तरीक़े से हल हो सकता है। सिर्फ़ इतनी-सी बात है कि जो ये इस तरह के जो जो प्रोग्राम हैं सरकार की तरफ से, उनके और जो जिनको ये टारगेट किए गए हैं, उनके बीच में ये जो गैप है, यानी कि एक-दूसरे को जानने का जो गैप है, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो गैप है, उसको हम लोग कैसे भरें, ये पूरी सोसाइटी का काम है। इम्पार भी यही कर रहा है। हमारे इम्पार में एक ख़ास तरह का हम लोगों का नज़रिया ये है कि हम सरकार से कोई नई चीज़ माँगने से पहले ये देखें कि ऑलरेडी हमारे पास क्या-क्या है और उसका बेहतर इस्तेमाल क्या हमने किया है। बजाए इसके कि हम हर वक़्त डिमांड के मोड में रहें, हम ये देखें कि एक्सेस हमारा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको हम कैसे एक्सेस करें, जो इन्फॉर्मेशन डेफ़िसिट है सोसाइटी में, उस इन्फॉर्मेशन डेफ़िसिट को कैसे ख़त्म करें। एनआईएस को लेकर के तो मेरे ख़्याल से खालिद अंसारी साहब आप सुन रहे हैं कि हमें तो पूरी तहरीक चला देनी चाहिए जी, मदरसों के बीच में, मकतब के बीच में और बेशक, बेशक। और भी जो दीगर स्कूल हैं, ख़ासकर जब मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इतना बड़ा फ़िगर हमारे सामने स्कूल ड्रॉप आउट्स का होता है और उनके बहुत ज़रूरी बहुत ही ऐसे वजूहात होते हैं ड्रॉप आउट होने के कि जिनको हम सर नहीं कर सकते। आप इतने बड़े आबादी की माली मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो जिन हालात में भी हैं, उनमें फिर से उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसकी हमें एक इन्फॉर्मेशन और एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन की ज़रूरत है। तो शोएब साहब आप बताएँ कि क्या एनआईओएस अपने बारे में प्रचार करने के लिए भी कुछ इक़दाम करते हैं? यानी कि अगर हम आपसे कहें कि आप हमें कुछ अपना पब्लिसिटी मटीरियल दे दीजिए, जो हम असम से लेके केरल तक, कश्मीर से लेकर गुजरात तक सब जगह पहुँचा सकें। हाँ, इसमें देखिए किया जाए, एक चीज़ मैं भूल जाऊँगा, एक और चीज़ मैं बताऊँ। अक्सर लोग मदर्स के अज़हान में ये चीज़ रहती है कि हम पर कब्ज़ा किया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वहाँ थोप दिया जाएगा, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी तमाम जो दीनी तालीम आप लेते हैं, मौलवी बड़ा नहीं बनते हैं, ना? मुफ्ती बनते हैं, बिल्कुल जारी रखिए। आपने अगर स्टडी सेंटर एनआईओएस का तो अगर आप हमारी यानी एनआईओएस की शर्तों पे पूरे नहीं उतर रहे हैं, तो आपका सेंटर फ़ौरन आपसे ले लिया जाएगा और अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से एनआईओएस काम नहीं कर रहा है, तो आप भी लिखकर अपना सेंटर कैंसल करा सकते हैं और किसी किस्म का वहाँ पर कोई चीज़ थोपी नहीं गई है। जैसा मैंने कहा कि आप अपनी पसंद के वहाँ पर मज़ामीन का इंतख़ाब कर सकते हैं, अपनी पसंद से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पसंद से इम्तिहान दे सकते हैं, जब चाहें जब इम्तिहान दे सकते हैं। उर्दू में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप ये मायूस ना होंगे, हमारे मदारिस के तालिब इल्म या उर्दू जानने वाले कहते कि काश के फ़िज़िक्स उर्दू में होती तो मैं पढ़ता, केमिस्ट्री उर्दू में होती तो मैं पढ़ता। तो ये जो एक सवालात लोगों के अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही रहता है कि जब हम बताते हैं तो वो हैरान होते हैं। अच्छा, ऐसा चल रहा है। मुझे तो हैरानी जब होती है जब इसी यहाँ दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर इसके बारे में नहीं जानते, हमारे टीचर नहीं जानते। उसके बावजूद आपने जो सवाल किया है कि एडवर्टाइज़मेंट काफ़ी है, अभी आपको पता होगा
मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी, आ रही है, लाउड जी, एंड जी। क्लियर। हाँ, बीच में कुछ दिख नहीं रहा। तो जी, जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, अभी पूरे इंडिया में एनआईएस बहुत ज़्यादा जाना गया, जो तकरीबन 18 लाख अनट्रेन्ड टीचर थे, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एनआईएस को दिया था कि आप उनको ट्रेन कराइए। तो डीएलएड का डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रोग्राम 2017 अगस्त से शुरू होके अभी 19 में किया और एनआईएस ने उनको ट्रेन किया और काफ़ी लोगों ने जाना उसमें। तो जो आप बता रही हैं ऐसा मटेरियल है, हमारी साइट पर भी है, उसके फ्लायर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दी जा सकती हैं। पहले तो उर्दू में भी सारा होता था, उसको उर्दू में करा जा सकता है। जो आपके टीचर पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं तालिब-इल्मों को, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लेते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, आप कहेंगी तो। तो वेरी कोई गुड। दिक्कत नहीं। जी, बिल्कुल, हम अपने अ, हिसाब से ट्रेनिंग करा सकते हैं कि वो जो हमारे कोर्स पढ़ा रहे हैं कि उनको किस तरीके से पढ़ाएँ। ज़ाहिर-सी बात है जी, रेगुलर सिस्टम का जो कोर्स होता है, वो वक़्त मुकर्ररा में ही कंप्लीट करना होता है, वक़्त मुकर्ररा में ही आपको स्कूल में पढ़ाना होता है, वक़्त मुकर्ररा पर ही आपको एग्ज़ाम देना होता है। एनआईएस में ऐसा नहीं है, आप जी, अपनी सहूलत से पढ़ सकते हैं। जी। तो जी, डॉक्टर साहब, एक क्वेरी है शरीफ अहमद साहब की, और ये सिर्फ़ उन्होंने तो डुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के बारे में एक सवाल किया है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जितने भी स्टेट मदरसा बोर्ड हैं, उनके साथ क्या आप लोगों का किसी तरह का कोई मज़ाकरात हैं, कोई इंटरफ़ेस डेवलप हुआ है, या इंडिविजुअल मदरसा ही कर रहा है? इनका एक ख़ास सवाल है कि डुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में किस तरह से एनआईओएस का सेंटर लाया जा सकता है उन मदारिस में जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट मदरसा बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं। देखिए, तो मुझे ज़्यादा वहाँ के बारे में नहीं पता, वो देखना पड़ेगा, लेकिन सिंपल एक जो फ़ॉर्मूला है, वो मदरसों के लिए ये है कि आप हमारी जो बुनियादी शर्तें हैं कि आपके पास 3 साल पुरानी आपकी तंज़ीम होनी चाहिए, 3 साल का आपका ऑडिट होना चाहिए, आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए और अगर जो क्योंकि हर जगह मदरसा बोर्ड नहीं है, आप जानती हैं। जी हाँ, जी और हाँ। मुझे नहीं पता वहाँ मदरसा बोर्ड होगा या बिहार में मदरसा बोर्ड है या है। यूपी में मदरसा बोर्ड है। जी, तो अगर उस मदरसे के पास ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई और साथ में मदरसा बोर्ड का एफ़िलिएशन है, वो जी, सीधे 10वीं का सेंटर उसको आसानी से मिल सकता है। किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, आप मेरा नंबर रखिए, मुझे बताइए, मैं वहाँ के रीजनल डायरेक्टर से बात करके आपकी किसी भी रीजनल डायरेक्टर, हमारे 26-27 स्टेट में रीजनल डायरेक्टर हैं, जी, भोपाल में हो, जयपुर में हो, इलाहाबाद में हो, गुवाहाटी में हो या कहीं भी हो, अब वहाँ देहरादून में हो, उनसे कोई दिक्कत आती है किसी मदरसे वाले को, लेकिन शर्त यही है कि आप वो शराइत पूरी करते हो। अगर जी, आपके पास, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मदरसों को बीच में ये सहूलत दी गई है कि अगर आप एनसीएमईआई का भी सर्टिफ़िकेट आपके पास है, यानी माइनॉरिटी करेक्टर का आपके पास है, तब भी आपको 10वीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जी, चाहे ये आपके पास मदरसा बोर्ड, यहाँ तक के मुझे हैरानी भी हुई कि वक्फ बोर्ड का भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड मुझे समझ में ज़बरदस्त। नहीं आया कि क्यों किया गया था। लेकिन जी, वक्फ बोर्ड का भी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि ये मदरसा 10वीं तक तालीम दे सकता है, तो भी जी। आपको मिल जाएगा वो सेंटर जो है। ये वक्फ बोर्ड वाला मुझे लॉजिकल इसलिए लग रहा है कि जैसे दिल्ली में जो वक्फ बोर्ड है वो एक बच्चों का घर चलाता है, और वहाँ पर जी। बच्चे एक ही कैंपस के अंदर रहते हैं यहाँ पर। तो इस सबसे तरह पहला उर्दू मीडियम सेंटर है हमारा ये बच्चों का घर दिल्ली। जी, जब जी, एनआईएस जी। बना था हाँ। 89 में तो सबसे पहला सेंटर है ये उर्दू अच्छा, मीडियम। हाँ, तो जी, बस दिल्ली। फिर तो जवाज़ है ना कि वक्फ बोर्ड कर सकता है, वक्फ बोर्ड के ज़रिए भी हो सकता है। नहीं, वो अच्छा, तो मैंने बताया कि वो उसमें लिखा हुआ है, मैं माइनॉरिटी उसका इंचार्ज रहा हूँ पहले, जी, तो मैंने देखा उसमें कि वक्फ बोर्ड का भी है कि अगर आप वक्फ बोर्ड के हैं तभी आप कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जी, मदरसे के लोगों का नीति आयोग के पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ओके, अगर वहाँ नहीं होगा तब भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म जो है। ओके। तो तो 2-3 ये बुनियादी इदारे के चीज़ें वो हवाले से है, ये इंडिविजुअल नहीं, ये इदारे के हवाले से है। वो लेने के लिए सेंटर, स्टडी सेंटर सेंटर, लेने के लिए। स्टडी जी, जी। सेंटर लेने के लिए। मदरसे को जी, मैं समझ मदरसे को गई। लेने के लिए होना चाहिए उनका। जी, एक तो जी, 3 साल की संस्था रजिस्टर्ड हो, 3 साल का ऑडिट हो हाँ, और नीति आयोग के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो और मदरसा बोर्ड या एनसीएमईआई या जी, फिर वो वक्फ बोर्ड से उसके हुँ, पास सर्टिफिकेट है कि ये मदरसा ये तालीम दे सकता है, तो आपको जी, अप्लाई करने का
और आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, औरों से जी। लिए जाएंगे, आपसे नहीं लिए जाएंगे। अरे अ क्या कह रही हमारे अभी आपने बताया कि बैरूनी ममालिक में हैं? खासकर आस-पास में दिलशाद साहब, डॉक्टर दिलशाद साहब आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए प्लीज़। अ, तो ये बैरूनी ममालिक में भी है। हमारे इस वक़्त जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से जुड़े हुए हैं। अभी जो डॉक्टर दिलशाद अहमद साहब जो हैं, उनका सऊदी अरब में डायस्पोरा कम्युनिटी में, इंडियन डायस्पोरा कमिटी में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज़ेशन वो रन करते हैं, जिसमें वो एक इंटरफ़ेस डेवलप करते हैं। तो बहुत अच्छा है कि डॉक्टर दिलशाद आप यहाँ जुड़े हैं। यहाँ पर ये एक बहुत ज़बरदस्त काम की बात इन्होंने बताई है डॉक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर साहब ने, एक डायरेक्टर एक एकेडमिक। वजाहत कर दूं, मैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर देखिए एकेडमिक नहीं हूँ। ओके। क्योंकि डायरेक्टर हमसे लेकिन ऊपर नहीं है। आप एक्टिंग डायरेक्टर एंड ऑल मुझे पता है कि आप जी जी कई ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हैं वहाँ पे। तो जी जी दिलशाद साहब ये एक मौका है कि वो सारे यहाँ से जो लोग काम करने गए हैं और उस बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ड्रॉप आउट भी होते हैं कई बार, तो वो भी आ सकते हैं और मदरसे के जो फ़ारिग़ैन हैं, वो भी आ सकते हैं। तो दोनों तरह से के लोगों के लिए ये खुला हुआ है ये। अभी एक सवाल हमारे पास जो आ रहा है, वो ये है कि जो सर्टिफ़िकेट मिलेगा, जो रिकॉग्निशन मिलेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा और क्या बेसिक डिपार्टमेंट रिकॉग्निशन देता है, जो बेसिक शिक्षा या बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उससे भी कुछ जुड़ना पड़ेगा या सीधे आपसे ताल्लुक पैदा किया नहीं जाएगा? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए, अगर आप स्टडी सेंटर लेने की बात कर रही हैं, जी, तो आप nios.ac.in साइट पे जाएं, उसका होम पेज पे जाएं। उसके बाद आप ऑन ये जो है एक्रीडिटेशन में जाएं। जब आप जी, एक्रीडिटेशन में जाएंगे तो आपको 3 वहाँ वो मिलेंगे। एक एकेडमिक मिलेगा, एक ओपन बेसिक एजुकेशन मिलेगा, एक वोकेशनल कोर्स मिलेगा। अब आपको कौन सा लेना है? ओपन बेसिक एजुकेशन मतलब 3, 5, 8, जी, एकेडमिक मतलब 10, 12, और वोकेशनल कोर्सेज वो अलग जो कोर्सेज हैं, जो कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटी, कल्चर, वो तमाम तकरीबन 100 कोर्सेज के करीब हैं वो। उसमें से भी 40-45 मैंने उर्दू में बनाए हुए हैं। पढ़ने जी, वाले लोग नहीं थे तो बाकी हमने फिर नहीं बनाए। उसमें आपको जो भी सेंटर लेना है उसका फॉर्म आप खोलेंगे, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म को अब फॉर्म वो भी ऑनलाइन होने लगा है। उसकी हुँ, फीस जमा करेंगे। अगर मदरसे के नहीं हैं आप, तो हुँ, मदर उसकी फीस है 20,000, और मदरसे के हैं तो फिर फीस उसमें एक माइनॉरिटी लिखा होगा ऊपर, तो माइनॉरिटी वाला फॉर्म भरेंगे और आप भेज देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करेंगे, जो-जो माँगा गया, और भेज देंगे। और उसकी फिर एक हार्ड कॉपी आप कहाँ रहते हैं? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी, बाहर के लिए बाद में बताऊँगा। जी, इंडिया में मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हुँ, उत्तर प्रदेश वालों को वो भेजना पड़ेगा। वहाँ तो उन्होंने भेज ही दिया साइट पर, फिर उसकी हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। अब प्रयागराज कहलाता है, इलाहाबाद वाला जो है, वहाँ भेजना पड़ेगा। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में है, तो आपको उसकी हार्ड कॉपी भोपाल भेजनी होगी। फिर हुँ, भोपाल में वो अपना स्क्रीनिंग कमेटी करते हैं, और फिर वहाँ पे आपको इंस्पेक्शन टीम बनाते हैं, और आपके घर, आपके स्कूल में 2 इंस्पेक्शन करने के लिए लोग भेजेंगे। वो जो आपने लिखा है, वो उसकी रोशनी में आपसे चीज़ें माँगेंगे कि ये दिखा दीजिए। आप दिखा देंगे, वो अपनी रीजनल सेंटर पे जमा करते हैं, रीजनल सेंटर हेडक्वार्टर भेजते हैं, हेडक्वार्टर पे मीटिंग होती है, और यहाँ से जब आपका मिल जाए, आपको लेटर चला जाता है, एक लेटर रीजनल सेंटर को यानी जाता है। एलिजिबिलिटी आपको पॉइंट्स कहीं का फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होगा। जी, बिल्कुल, हमारा अपना किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, जो भी शर्त है, जो चीज़ माँगी हेलो। गई है, हम ही देखेंगे, हमें पूरा करना है वो। बाकी जी, किसी से कुछ नहीं चाहिए उसमें। जी। अ, अगर आप सऊदी अरब में या सर कहीं आवाज नहीं आ किसी रही और है। कंट्री में लेना चाहते हैं। हेलो? जी, जी। जी, जी, सर आवाज आपको नहीं आ आवाज़ रही है नहीं आ रही। आपकी। शाकिर अनवर साहब आप अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज़। मैम मैम आवाज नहीं आ रही है। ठीक है लेकिन वो आप अपना टेक्निकल ऑडियो प्रॉब्लम म्यूट आपके करें। एंड पर होगा। हम सबको आवाज़ आ रही है यहाँ पर। जी, जी, डॉक्टर साहब। तो उसमें आपको, जैसे आपके पास सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप दुबई में हैं, आप पूरी शर्तें कर रहे हैं, तो आपको इंडियन एम्बेसी से एक एनओसी लेनी होगी बस, और वो लगा देनी है उसके साथ फॉर्म के, और आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको वहाँ सेंटर मिल जाएगा। जो जी। भी तरीका होगा वो इंस्पेक्शन करके, ये है। अ, तो इंडिया से बाहर भी आप ले सकते हैं सेंटर। डॉक्टर साहब
एक लंबे अरसे से, अब तो 1 दहाई से ज़्यादा वक़्त हो गया है जब हम एक तसाद की सिचुएशन में हैं, जिसमें मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन के हवाले से दोनों तरफ से बड़ी जोशीली बातें आती हैं। एनआईओएस का जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह का नेचर है, इसके बाद मुझे लगता है ये मसला ही ख़त्म हो जाता है। अगर सिर्फ़ हम लोग इसको रुजू कर लें, तो ये जो इतनी बड़ी डिबेट है इस वक़्त पूरी नेशनल लेवल पर मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन प्रोजेक्ट की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप वर्नाकुलर सारी मीडियम्स दे रहे हैं। यानी कि जितनी भी भारतीय ज़बानें हैं, लिस्टेड ज़बानें हैं बिल्कुल, शेड्यूल की, तकरीबन तकरीबन जी। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल की वो आप दे रहे हैं। इसके अलावा आप माइनॉरिटी, मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि लिसानी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, आप जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, जी, तो जी, माइनॉरिटीज़ की तरफ जैनी जी, हैं, पारसी हैं, ईसाई जी, हैं, जी। जी, जी। तो इन ये लोगों के तो लिए अलग से एक माइनॉरिटी सेक्शन एनआईओएस ने बनाया हुआ है। जो ज़बरदस्त, मुस्लिम ज़बरदस्त। मुस्लिम हाँ, माइनॉरिटी है, पारसी है, इनका वरना चूँकि पूरे देश में तो हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें गुम ना हो जाए, जी, उसके लिए अलग से बनाया हुआ है ताकि अलग से डील जल्दी करके जल्दी से उसको सेंटर दिया जाए। एक जी, चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा जो आप इशारा कर रही हैं कि ये सब चीज़ें शुरू से हैं। मुझे नहीं मालूम और हमने कोशिश की जब हम आए एनआईओएस में 22-23 साल पहले कि हम जा के ये बताएँ और तब भी यही कहा जाता था कि हम पर कब्ज़ा हो जाएगा, हमसे ये हो जाएगा, हम नहीं ले चाहते। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं लेना चाहते थे और आज भी वही सिस्टम है पढ़ाने का। अब आ रहे हैं लोग, तो अब चलिए देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से थी, ना पहले कब्ज़ा हो रहा था, ना अब कब्ज़ा होने वाला है। तालीम लेनी है आपको और उसको जो फ़र्क किया है ना हमारे यहाँ लोगों ने, जदीद तालीम और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। ये दीनी और दुनिया कुछ नहीं, मैं तो एक ही मानता हूँ, दीन के अंदर दुनिया मौजूद है। हम जो भी करते हैं सुबह से लेके रात तक जागने से लेके सोने तक, वही मुकम्मल दीन है। हम अपनी नौकरी करते हैं तो वो भी ईमानदारी बेशक, से करते हैं और जाते बेशक। हैं सुबह अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ये दीन है, ये भी दीन है। लेकिन उसको ऐसा बाँट के ये गैप पैदा किया है मैं ऐसा महसूस करता हूँ। इस बाइनरी ने या इस डिवीज़न ने दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के जो नुकसान किया है जी, पूरी बहुत दूर कम्युनिटी का, वो तो बहुत उसका पीछे चली गई वो, बहुत पीछे चली ज़बरदस्त, गई मतलब और उसपे उसको फिर तो हम, बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं। हाँ, दिलचस्प उसको बात अगर ये हम है। क्वांटिफ़ाई करेंगे तो जी चाहता है कि ये जिन्होंने भी ये तफ़रक़ा पैदा किया, उनसे सवाल किया जाना अब चाहिए मैं कि आज उनसे ये सेल्फ पूछना गोल चाहता क्यों किया? हूँ, जो जुड़ रहे हैं लोग, अब क्या आ गया हमारे यहाँ? कुछ नया आ गया क्या, जी। जो आज जुड़ रहे हैं? जी। तो अब आपके पास ये दारुल उलूम देवबंद जैसे और दूसरे नदवा है और दूसरे जो दीनी मदारिस इनके हैं। साथ जमात-ए इस्लामी के साथ भी बातचीत चल रही है, वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं इससे। बहुत जो खूब। यहाँ दिल्ली में जो मरकज़ है, उनके साथ भी लगातार मीटिंग चल रही है, जी। अभी हमारी। हुँ, हुँ। और हम उनकी मुलाकात जल्दी अपने जो बड़े हमारे अधिकारी चेयरमैन वगैरह हैं उनसे कराने वाले हैं। कुछ जी, वही जब मैंने कहा कि एक छोटा-सा ये है कि जो मदरसे हमारे सेंटर बन सकते हैं, रिप्यूटेड मदरसा है। जैसे रामपुर में लड़कियों का जामिअतुस सालिहात एक बहुत बड़ा मदरसा है, जी, जहाँ पे न सिर्फ़ इंडिया बल्कि बाहर की भी बहुत सी लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो उनको हमने आज से मेरे ख़्याल से 7-8 साल हो गए, बिना किसी शर्त के दिया हुआ है, रिप्यूटेड होने की बिना पर। उनके पास कोई किसी तरह का एफ़िलिएशन नहीं है। असल में सबसे बड़ा गैप क्या था जो मैंने महसूस किया जब मैं आया एनआईओएस में, मैंने देखा कि मदरसे के तालिब-इल्म कुछ मदरसों को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हमदर्द ने रिकॉग्निशन दिया हुआ है। मैं इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल दे सकता हूँ, आप जानते हैं, सारे लोग शायद जानते हों, एक डॉक्टर हलीमा सादिया हैं, जी। जिन्होंने रामपुर से जामिया सालेहात से पढ़ाई की। उसके बाद हमदर्द से पढ़ाई करके उन्होंने यहाँ से पीएचडी कर ली। लेकिन हलीमा सादिया अगर लेक्चरशिप लेने जाएँ किसी जगह तो नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि उनके पास 10वीं 12वीं नहीं है उस तरीके से जैसे होना चाहिए। तो जब मैंने हलीमा सादिया से मुलाकात हुई थी, तभी मैंने ये महसूस किया और मैं जाके लोगों को बोलता था कि आप 10वीं 12वीं एनआईओ से कर लीजिए, उसके बाद फिर आप कहीं से भी तालीम हासिल कर सकते हैं। फिर जब आप जॉब में जाएँगे ना, हुँ, तब ये दिक्कत, सारे सर्टिफ़िकेट वहाँ से देखे जाते हैं। तो मदरसे के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आज वो फ़ेस कर रहे हैं, जो हमारे तालिब-इल्म मदरसे के जो कुरान हिफ़्ज़ कर लेते हैं, उनके दिमाग के सारे दरीचे खुल जाते हैं। वो क्या नहीं बन सकते, वो आईएएस बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो बड़ी-बड़ी पोज़ीशन हासिल कर सकते हैं, उनमें वो सलाहियत होती है। लेकिन वो क्यों नहीं कर सकते?
जब वो पीएचडी कर लें, वो एमए कर लेते हैं मौलाना आज़ाद से, वो इंदिरा गांधी से, वो जामिया से, जी, लेकिन जब वो नौकरी में जाते तो 10वीं 12वीं ना होने की वजह से बाहर कर दिया जाता उन्हें। तो ये या एक बहुत बड़ा गैप जो होगा, ये हाँ, एक तरीके से ब्रिज ब्रिज होगा जो वहां तक उनको पहुंचाएगा। और ये बहुत खुशाइंद बात है कि ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो लोग बहुत जल्दी और तेजी से जुड़ना चाहते हैं, और न सिर्फ कुछ शहर बल्कि पूरे मुल्क को शामिल कर रहे हैं इसमें वो। बहुत उम्दा। यानी कि जिनकी बस छूट गई है, उनके लिए ये एक्स्ट्रा बस लगी है, जो उतनी ही उनको तेज़ मेट्रो रफ़्तार मिल है। गई है। हाँ, उनको मेट्रो मिल गई है और इसमें वो जिनकी सभी सुविधाएँ हैं जिनकी बस छूट और गई उनको मेट्रो मिल गई थी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी कि किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर वो पीछे छूट गए थे, तो ये बिछड़ना, ये छूटना और ये महरूमी हमेशा के लिए है। इसको आप ओवरकम कर सकते हैं, आप जितनी लगन के साथ जितना वक़्त इसमें देंगे, उतनी ही जल्दी आप एग्ज़ाम दे कर के यानी कि एग्ज़ाम भी आपकी ऑन डिमांड हो सकता है। ये शानदार बात है। हम लोग खामख़ा ही मेन स्ट्रीम के इदारों को इतना सर पे बिठाते हैं। वहाँ और तो एक जी, और दिलचस्प बात बताऊं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है हमारे यहाँ। 14 जी, साल से लेके 100 साल का आदमी 10वीं 12वीं कर सकता है। कोई ज़बरदस्त। ऐसी शर्त नहीं है। और हमारे यहाँ रिकॉर्ड है 79 साल 85 साल के लोगों ने 10वीं 12वीं किया। हम अभी मुझे नाम याद नहीं है लेकिन ऐसे लोग हैं। और जी, हमारे यहाँ से पढ़कर बड़े बड़े लोग निकले हैं, जी। एक्टर्स बने हैं, एक्ट्रेस भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो एक अच्छा सब मुझे नाम। जी। आपने मुझे बताया था कि एक तो आपके पास मॉड्यूल है जो मदरसा वालों के लिए खासकर आपने डेवलप किया जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि आपने उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह रखी है, लैंग्वेज रखी है, ये सब एक वह है। ये तो तो इस उन्होंने पूछा, देखिए ऐसा जी, है, जब आप सब्जेक्ट की लिस्ट में जाएंगी तो आपको 17 18 जबानें 19 मिल जाएंगी आपको जबानें। और उसमें लिखा होगा कि इसमें से आपको एक जबान लेनी है आपकी पसंद की, और जी। ज्यादा से ज्यादा 2 जबानें लेनी है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो उसमें साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक इंडियन कल्चर सोशल साइंस ये सब लिखा होगा, पेंटिंग डाटा एंट्री ये सब सब्जेक्ट लिखे होंगे। इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट को चुनना है। और एक दिलचस्प बात बता दूं, अगर कोई शख्स कहता है कि भाई मैंने उर्दू और अरबी चुन ली लेकिन मुझे तो इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश भी ले सकता है। वो इजाफी सब्जेक्ट होगा छठ। और कुछ पढ़ना चाहे और भी ले सकता है, वो सातवां सब्जेक्ट। तो ये क्रेडिट पॉइंट्स होंगे उसके या नॉन क्रेडिट पॉइंट्स होंगे? को करने के बाद भी वो अगर कुछ भी पढ़ना चाहता है, कोई रेगुलर सिस्टम का तालिब इल्म है, तो उसका उसको कहीं जरूरत ऐसी आ गई है, ऑफिस ने कहा कि हमारे पास अगर अंग्रेजी नहीं होगी तो हम तुमको नौकरी से हटा देंगे या तुम्हें तरक्की नहीं देंगे, आए एक सब्जेक्ट से दाखिला ले और अंग्रेजी पास कर ले 10वीं या 12वीं में। ये भी हो ज़बरदस्त, सकता है। शानदार। 1 से लेके 4 तक सब्जेक्ट पढ़ ले, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, 4 सब्जेक्ट की पास की भी मार्कशीट उसे मिल जाएगी। जी, सर्टिफिकेट जब भी मिलेगा जब वो 5 सब्जेक्ट पास कर लेता है। तो ये पूरी एक सहूलत है। आप 5 से लेके 7 सब्जेक्ट तक यहाँ पढ़िए, और 7 के बाद फिर आपका दिल चाहता है कि मैं कुछ और सब्जेक्ट पढूं, फिर दाखिला ले लीजिए आप 4 सब्जेक्ट में। तो आप डॉक्टर साहब जितने एक चाहे एक पढ़िए। डॉक्टर साहब एक सवाल आ रहा है कि मान लीजिए 10वीं में एडमिशन लिया, तो 10वीं का एडमिशन लेने के बाद एग्ज़ाम देने के बीच में क्या एक गैप तय होना चाहिए या वो 6 महीने के बाद एग्ज़ाम दे सकता है? क्या ये मुमकिन है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं, चूंकि हमारे यहाँ 12 महीने एडमिशन होता रहता है। ठीक क्या? है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, जी, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, इस तरीके से दाखिला चलता है। तो अगर हम इसको सेशन वाइज मान लें तो 16 मार्च से मानिए कि दाखिला शुरू होता है। ये 16 मार्च से ये 15 सितंबर तक एक पूरा सेशन है। अगर आपने 16 मार्च वाले इधर 2020 में एडमिशन लिया है, तो अब आप 16 मार्च के बाद 2021 में ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, जो 6 महीने में जो इम्तिहान हो रहा है, उसमें आप 1 से लेके 4 सब्जेक्ट तक तो इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन अगर 5 की फीस आपने जमा की तो कंप्यूटर 5वां नहीं दिखाएगा, आपका जो हॉल टिकट निकालेगा, वो जी, 4 का ही देगा। ये उसमें फीड है ऑलरेडी। ओके। जैसे आपने 5 मज़ामीन में 3 ज़बानें ले ली और 2 कोई और सब्जेक्ट ले लिए तो 1 ज़बान कट कर देगा खुद ब खुद वो। आपको हुँ, वहाँ 2 ही ज़बानें लेनी है और 3 यहाँ से लेनी है। छठी ज़बान छठा सब्जेक्ट आपका इज़ाफ़ी हो सकता है। तो इस जी, तरीके से आपको पूरा 10वीं में अगर आपने अब आप कहेंगी भाई हमने तो अक्टूबर में एडमिशन लिया, तो अगले साल अक्टूबर में जाके 1 साल कंप्लीट होगा जब इम्तिहान जी, होगा।
ये ध्यान रखें जरूर। यानी कि अगर कोई सोचता है कि वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल करके आ सकता है, तो वो नहीं हो सकता, फास्ट फॉरवर्ड फास्ट मोड में ही फॉरवर्ड चले। कर सकता है, अगर रेगुलर सिस्टम में कहीं फेल हुआ है ना, हाँ, तो फॉरेन कर सकता एडमिशन है। लेके कर सकता है फिर वो, और 2 सब्जेक्ट भी इधर ट्रांसफर हो जाएंगे उसके वेरी पास गुड। किए हुए। जी, जी, किसी ठीक है। और बोर्ड का बच्चा है, फेल हो हाँ, गया है, जी, और वो 2 सब्जेक्ट यहाँ से ट्रांसफर करके 3 या फॉरेन एडमिशन ले, ऑन डिमांड एग्जाम दे, 1 डेढ़ हफ्ते में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो सकता है। लेकिन जी, जो फ्रेश बच्चा आ रहा है, फ्रेश बच्चे के लिए एक और बात बता दूं, जो फ्रेश बच्चे हैं वो फॉरेन ऑन डिमांड नहीं दे सकते। एक बार उन्हें पब्लिक एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एक ओके, बार। बाकी फिर 8 बार वो जब चाहे ऑन डिमांड से दे सकते हैं। नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। और मुझे शिकायत है अपने भारतीयों से, ज्यादा इंडियन से, ये लोग पढ़ते रहिए, ना हुँ, प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, ना कुछ शराइत पढ़ते हैं। रात को 11 बजे फोन कर देंगे, अरे साहब मैंने 5 सब्जेक्ट कितनी फीस जमा करूं। अब मैं रात को 11 बजे, सुबह 7 बजे फोन कर देंगे कि ये। देखिए, हर चीज एनआईएस की साइट, आज तो आप जानती हैं गूगल पे जी, दुनिया की हर चीज पढ़िए। आप एनआईएस खाली डाल दीजिए तो साइट आ जाएगी, आपको हर चीज वहां पर मिल जाएगी जो आप जानना चाहते हैं। इतनी देर आप लगाएं, दूसरे से बात करें, वो बताएगा नहीं बताएगा, हर शख्स नहीं जानता हर बात। वो हुँ, आप फौरन जाके उसकी साइट पे देख सकते हैं, गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। तो बराए करम मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ आपके जरिए, आपके माध्यम से जो लोग हमें देख रहे हैं, कि प्लीज न सिर्फ एनआईओएस के बारे में या जो चीज आप दाखिला लेने जाते हैं, बल्कि दवाई भी लेने जाएं तो एक्सपायरी डेट जरूर देखें। उस पर इल्जाम न दें कि उसने मुझे गलत दवाई दे दी। या कोई बिल्कुल चीज सही। खरीदने जाते हैं, उसमें भी इल्जाम दे देते हैं कि ये गलत चीज दी। हमारी जिम्मेदारी है, और वो जी, हर चीज हुकूमत पे डाल देते हैं। हुकूमत हम ही है। हम बिल्कुल। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ के अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानियां हो सकती हैं। अब देखिए, इतना बड़ा प्रोग्राम है एनआईएस का, और 31 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है कि हाँ। साहब ये भी एक सिस्टम इंडिया में चल रहा है पढ़ने का। जी, जी, जानकारी का बहुत बहुत बड़ा बड़ा कहत है और इसके लिए हमारी एम्पायर की तरफ से आपसे गुज़ारिश रहेगी, जब भी आप कुछ भी नोटिफ़िकेशन या प्रेस रिलीज़ या कुछ भी आप जारी करें, तो हम हमारे ईमेल को भी आप शामिल कर लीजिए। जी, क्योंकि हमारा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर फैला हुआ है। एम्पायर जो है वो उन सभी टारगेट ग्रुप्स को हर इलाके में आपके इस बात को बात का पहुँचाएगा। इस बात का अंदाजा हो गया जब से आपने बात की है, और शायद प्रोमो निकाला है, तो बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं कि मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप वहाँ बात करने वाले हैं। तो जी, आपके नेटवर्क का अंदाजा हो गया मुझे कि काफी जी, जी। आपकी तंजीम को जाना जाता है, सभी लोग जाने जाते हैं, और और अब अच्छा ये अच्छा काम कर रहे हैं। वरना लोग अक्सर जब भी कोई बात करते हैं तो बुराई में ही मुंह खोलते हैं। आपकी तारीफ कर रहे हैं लोग, तंजीम बहुत की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हम लोगों के अभी तो ये कह सकते हैं पहला साल ख़त्म नहीं हुआ है, बेबी स्टेप्स हैं, तो आइंदा हमारी कोशिश यही है कि इस नेटवर्किंग को और वसी किया जाए। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि जो आपका कोर्स मटीरियल आप देते हैं, वो कोर्स मटीरियल काफ़ी होता है? क्या सप्लीमेंट्री बुक्स खरीदनी पड़ती हैं? क्या अलग से लाइब्रेरी जाना पड़ता है या उसमें महदूद रहते हुए ही ये कोर्सेज़ क्लियर किए जा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और मार्केट में नई सड़क पर आपको खूब सारी किताबें मिल जाएँगी। दिल्ली में, दिल्ली की बात करूँ मैं, और बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे तालिब इल्म, मुझे शिकायत भी है, कई बार हम जाते हैं फ्लाइंग स्क्वाड में, तो मुझे बहुत दुःख होता है। अगर अपनी किताब रख के नकल कर रहा हो तो बहुत अच्छा लगेगा चलिए, अच्छा तो वहाँ भी नहीं लगेगा। वो गाइड रख के, जो चैंपियन और न जाने क्या-क्या उनके नाम होते हैं, और वो दिलचस्प बात ये इसी किताब से चुरा के लिखा होता है उसमें। देखिए, एनआईओएस जैसे मैंने बताया कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल है। अब मैं एक मिसाल दे दूं, चलिए मैं उर्दू का आदमी हूं तो उर्दू की मिसाल दे देता हूँ। हमने 30 असबाक उसमें लेसन रखे हुए हैं, और मान लीजिए हम गालिब की गजल पढ़ा रहे हैं, हुँ, तो चैप्टर की जो शुरुआत होगी, मुख्तसर तौर पे गालिब का तारुफ होगा उसमें, ठीक। उसके बाद गालिब की जो गजल के हमने 5 अशार लिए, उन 5 अशार को लिखने से पहले हम 10 पॉइंट लिखेंगे कि इस गजल को पढ़ने के बाद आप ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे। फिर वो गजल दी हुई होगी। उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन किया होगा, राइट साइड में हाशिए पे उनके माने दिए होंगे, ठीक। उसके बाद एक-एक शेर को लेकर एक्सप्लेनेशन होगा, तशरीह होगी, ठीक। उससे रिलेटेड कोई ग्रामर, कोई ज़बान के बारे में बात है, वो भी एक हेडिंग दिया होगा ज़बान के बारे में, कोई कवाइद। ये सब करने के बाद टेक्स्ट पर
इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए होंगे, मतन पर मबनी सवालात, ठीक है? फिर एक-एक शेर की तशरीह ऐसे करके आखिर में जो सवालात पूछे उनके जवाबात। और ओके। फिर टर्मिनल क्वेश्चन होते हैं कि आप इससे हटकर ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी। अब मुझे बताइए कहाँ गाइड की ज़रूरत है? गाइड बनाने वाला क्या करता है? इसी को शॉर्ट करके वो हुँ, गाइड बना के दे देता है। बिल्कुल गाइड ना पढ़ें। और ये तो हुआ आपके अपने आप से पढ़ने का। इसके अलावा आप जिस स्टडी सेंटर से दाखिला लेते हैं, वहाँ पर छुट्टी के दिनों में, जैसे मदरसे हैं तो जुमे के दिन, और अगर जनरल स्कूल हैं तो उनके यहाँ सैटरडे संडे क्लासेस होते हैं। एनआईओएस पैसा देता है टीचर को हर जी। सब्जेक्ट के 30 क्लास कराने का। 30 क्लास होते हैं पूरे उसमें 1 साल में। जी, आप जाएँ, अपनी क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक बार। और बीच में मैंने आपको बताया था कि मुफ्त विद्यावाणी हमारा अपना चैनल है, जिस जी। पर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और यूट्यूब पे जाके भी आप हमारे वो सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। रेडियो के भी और टेलीविज़न पे पहले चल रहा था, एक चैनल था, अभी अभी पीएम ई-विद्या से सारे प्रोग्राम हमारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, और उसमें भी ये सहूलत है, जैसे अभी आप हमसे बात कर रही हैं और मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी तालिब इल्म जिसको लिंक गया हुआ होता है, अपने सब्जेक्ट को देखकर सवालात कर सकता है। अब बताइए इतना कुछ देने के बाद जी। भी अगर कोई गाइड पढ़ता है, तो अब हुँ, मेरी तो समझ में नहीं आता, और वो गाइड मैं फिर कह रहा हूँ, वो गाइड एनआईओएस की किताब से चुरा के लिखी होती है। ठीक है, ये 150 पेज की किताब है तो वो 50 की कर देता है वो। हुँ, हुँ, लेकिन उससे कुछ बदलाव आपको नहीं मिलेगा, जो किताब है। जी। रेगुलर सिस्टम में तो देखिए नहीं होता है, सवाल-जवाब या एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं होता है, और यही काम जो उर्दू में मैंने बताया, ये हिंदी में होगा, और ये मैथमेटिक्स में भी होगा, और ये साइंस में भी होगा, और ये फिज़िक्स, हिस्ट्री में भी होगा कि सॉल्व करके चीज़ों को बताया जाता है। मैं हुँ, बार-बार कह रहा हूँ, ऐसा कोर्स मटेरियल दुनिया में कहीं नहीं बना, जैसा वाह! इंडिया में बना है। और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि देखिए, वो पूछते हैं किस तरीके से बना। एक ज़माने में एनसीईआरटी बहुत बड़ा इदारा है। बेशक। एनसीईआरटी बेहतरीन किताबें बनाता है। उस किताबों के मामले में हम उसके सामने कहीं नहीं खड़े होते हैं। लेकिन हमारे पैटर्न को देख के उन्होंने भी अपनी किताबों के यहाँ थोड़ा-सा तब्दीली की है, जी। कि वो भी कुछ देने लगे उसमें, कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ इस तरीके की चीज़ें। हुँ, तो हुँ, मैं समझता हूँ कि गाइड की जो आपने बात की है, मुझे हुँ, बहुत दुःख होता है कि जब गाइड हम पकड़ते हैं कहीं जाके, बाई चांस कोई बच्चा अगर कॉपी कर रहा होता है, तो उसको पकड़ लेते हैं तो वो गाइड से कर रहा होता है। अरे काश हुँ, अपनी किताब ही ले जाके उससे भाई कर रहा हो तो ज़्यादा फिर भी ठीक लगेगा, चलो इस बहाने पढ़ तो रहा है। एक और चीज़ बहुत दिलचस्प है, इसमें बुक्स के साथ ट्यूटर मार्क असाइनमेंट दिया जाता है 20 नंबर ओके, का। ओके। उसमें हर सब्जेक्ट में 3 वो होते हैं सेट, और उसमें आपको 6-6 नंबर के वो 6 6 सवाल होते हैं उसमें। हुँ, वो आपको किताब से देखकर, लिखकर जमा करने होते हैं टीए में जो है, और जी। वो आपके नंबर उसमें इम्तिहान में काउंट होते हैं। तो ये तरीके से ट्यूटर मार्क जो असाइनमेंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पढ़ने की तरफ भी लाता है, और हुँ, ज़ाहिर-सी बात है जो सवालात हैं, वो उनको उसी में से किताब में से ही देखकर लिखना होते हैं। बीच में ये बात चली थी कि साहब एनआईओएस के मटेरियल बहुत भारी है, तो ऐसा है, वैसा है। तो उसमें भी हमने काम ये किया हल्का करने के लिए कि उसके जैसे 30 असबाक होते हैं हर किताब में, तो उसके 10-12 असबाक को हमने शामिल कर दिया टीएमए में। उन 10-12 असबाक लेसन्स में से ही क्वेश्चन बना दिए टीएमए के लिए, हुँ, और बाकी जो क्वेश्चन बचे अब इम्तिहान में, उन जो टीएमए में जो हमने लेसन लिए उनमें से कोई सवाल नहीं आएगा, बाकी उसमें से आएगा। तो इस जी। तरीके से ये आसानी हो गई, हल्का हुँ, हो गया। पूरी हुँ, किताब तो पढ़नी है, पूरी हाँ, किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 50% भी पढ़ लेते हैं, तो हुँ। आपको कोई फ़ेल नहीं कर सकता उसमें जो है। यानी कि कतर-ब्योत से बचें और जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्हीं को कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी बात है और नीम हकीम वाली बात भी यहाँ पर लागू होती है। डॉक्टर साहब एक सवाल अभी भी कुछ लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि जो लोग किसी मदरसे से जुड़े हुए नहीं हैं, क्या वो इनफ़रादी तौर पे सीधे एडमिशन ले सकते हैं 10वीं में?
और क्या उन्हें उसके लिए किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट पुराना दिखाना पड़ेगा? एजुकेशन का सर्टिफिकेट, नॉट अबाउट दिस बर्थ सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है, शहरियत की बात नहीं हो रही है, लेकिन नहीं, इससे पहले बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं दिखाना दिखाना है। ठीक दिखाना। है, तो देखिए, ये मैंने मोहम्मद मैंने शुरू गुफ़रान में ही आज़ाद बताया साहब का सवाल था। मैंने शुरू में ही बताया कि 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और एक आप जहाँ अब रहते हैं, अब। बस ठीक है। चाहे रेंट पे रहते जी, हैं, चाहे अपना घर है, वो जी, आपको आपसे नहीं देंगे तो आपका इनकम्प्लीट माँगेगा, समझ गई। माँगता रहेगा और फिर आपका रिजेक्ट कर देगा आपका, अगर आपने नहीं दिया तो। जी, एक जी, टाइम दिया होता है उसमें कि इतने टाइम तक आपको ये जमा करना है। बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं से कुछ लेके आए। हाँ, हाँ, अगर टीसी है किसी के पास, कहीं से उसने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, टीसी लगा दे, तो उसे राइट। इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हाँ, तो ये बहुत सारे ख़ासकर लोग ये ड्रॉप आउट्स के लिए बहुत अहम जानकारी है कि अगर आप ड्रॉप आउट हैं, आपको टीसी मिल सकती है, तो आप उसको लगा सकते हैं। ये हाँ, वो एडेड बहुत बेनिफिट है। अच्छी चीज़ है। उसमें फिर एक चक्कर हो रहा है, मार्कशीट भी लगानी पड़ती है। अगर आपने कहीं शो किया है कि मैंने ये पास किया है, तो हुँ, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और टीसी ओरिजिनल, आप जानती हैं टीसी जी। ओरिजिनल लगती है। अच्छा ये बताएँ कि अगर कोई ऑर्गनाइज़ेशन या कोई इंसान इदारा इसका एनआईओएस का सेंटर खोलना चाहता है और वो मदरसा नहीं है, फिर वो क्या करे? बहुत क्या बढ़िया। हुँ, वो देखिए, मैंने बोला ना आपको 3 कैटेगरी हैं। एक तो ओपन बेसिक एजुकेशन है 3-5-8, उसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन तंज़ीम का हुँ। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 3 साल पुरानी संस्था होनी चाहिए, 3 साल का आपका ऑडिट होना चाहिए, आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। यानी वो जो यहाँ सोसाइटीज़ एक्ट वाला जो मामला है वही? जी, जी, यहाँ तक ठीक है। अगर ये तो 8वीं तक आपको मिल जाएगा, या आपका वोकेशनल कोर्स चल रहा है, कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या हुँ, ब्यूटी कल्चर या कंप्यूटर कोर्स, यहाँ पर किसी बोर्ड की एफ़िलिएशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। हुँ, उसमें सारा लिखना पड़ेगा वोकेशनल में कि आपके पास कंप्यूटर कितने हैं, मशीनें कितनी हैं, हुँ, क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने टीचर हैं, पढ़ाने वाले कितने हैं, वो सारी डिटेल उसमें फॉर्म में दी होगी, आप भर सकते हैं। जी, लेकिन 10वीं क्लास के सेंटर लेने के लिए आपके पास बाकायदा तौर पर एक स्कूल होना ही चाहिए। किसी जी, बोर्ड से उसका एफ़िलिएशन होना ही चाहिए। अगर किसी बोर्ड से एफ़िलिएशन नहीं होगा और ऐसे ही चल रहा है 10वीं तक, नहीं मिलेगा। तभी तो दिक्कत आ रही है मदरसे में भी। मैंने हुँ, अर्ज़ किया आपको कि वो जो शर्त बोर्ड वाली है एफ़िलिएशन की, वो हटवाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आसानी से मदरसे के तालिब इल्म जुड़ जाएँ। और अगर सीबीएसई का किसी के पास एफ़िलिएशन है, बहुत दिलचस्प बात है, उसका इंस्पेक्शन भी नहीं होगा। इधर अप्लाई करे, इधर उसको सेंटर मिल जाएगा। सीबीएसई को हम ज़्यादा मान्यता देते हैं, हुँ, दूसरे बोर्डों के मुकाबले में। ओके, सीबीएसई का सर्टिफ़िकेट जिसने लगा दिया कि उसके पास सीबीएसई की मान्यता प्राप्त 10वीं 12वीं का स्कूल है, वो उसके यहाँ इंस्पेक्शन नहीं होगा, सीधे मीटिंग होगी और उसको लेटर मिल जाएगा कि आपका ये सेंटर बनाया जा रहा है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जब बनते हैं, तब भी हम सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और इनको सीबीएसई को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ सबसे पहले सेंटर बनाते हैं, क्योंकि हुँ। ये लोग बिल्कुल कानून कानून के तौर पे काम करते हैं, ये ढीला काम नहीं करते और स्कूलों की तरह। यानी कि सुबह की पारी में आप सीबीएसई चलाएँ और शाम की पारी में आप एनआईओएस का सेंटर चलाएँ, ये ये सब आप पर डिपेंड है, आप आइडियल अपनी सहूलत कॉम्बिनेशन। से। आप हाँ, अपनी सहूलत और स्टूडेंट की सहूलत, आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनको शाम में पढ़ाइए, आप संडे पढ़ाइए, आप जुम्मे को हुँ, पढ़ाइए, आप जो हुँ, होली के दिनों में पढ़ाइए, छुट्टियों में, आप ईद की छुट्टियों में पढ़ाइए, ये आपको तय करना है। आपको जी, 30 क्लास लेने हैं हर सब्जेक्ट के, वो 30 क्लास का आपको पैसा भी मिल जाएगा, एनआईएस पेमेंट करता है। हुँ, टीचर का और मैनेजमेंट का जो भी है उसका हिसाब-किताब, वो पेमेंट होगा हाँ, आपका बकायदा। यानी कि ट्रस्ट और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लाज़मी है, वो शराइत लाज़मी हैं और ज़ाहिर है कि उसके साथ आप कर सकते हैं। 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं कि आपकी जो सोसाइटी, ट्रस्ट जो भी है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जी, ठीक है? उसके बाद आपका जो काम करने का तरीका है, पैसे का जो उसकी ऑडिट होना चाहिए, हुँ, आपके पास जगह होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और अगर 10वीं के लिए ले रहे हैं, तो बोर्ड एफ़िलिएशन होना ही चाहिए, तब हुँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 500 भी बच्चों की परमिशन मिलती है, 400 की मिलती है, 300 की मिलती है, 250 की मिलती है, 150। आपके यहाँ जैसे-जैसे स्पेस होगा उसके हिसाब से
इंस्पेक्शन करने वाले हो सकता है आपको 500 की ना देके 150 की दें, 300 की दें या 250 की दें, ये हो सकता है। ऐसे में एक सवाल इसके सस्टेनेबिलिटी का आता है कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का जो सवाल है कि जो 10th के लिए टीचर्स वहाँ पर रखेगा और फैकल्टी रखेगा, ये सब है। तो क्या वो एनआईओएस का कोर्स कराते समय किसी तरह की कोई ट्यूशन फीस या किसी तरह का कोई रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल ला मैं सकता है या नहीं? मैंने अर्ज़ किया ना कि जो टीचर पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में आएँगे उनका पेमेंट एनआईओएस करता है वहाँ ओके। पर। उनको कुछ करना ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं करना है। आपके ज़रिए ऑनलाइन जब बच्चा एडमिशन लेने जाता है ऑनलाइन, तो वो जैसे ही आप एड्रेस डालेंगे तो आपके एरिया में जितने स्कूल हैं वो आ जाएँगे। हुँ, आपको ऑप्शन के तो जो नज़र आता है आप जिसको रखना चाहते हैं रख लीजिए, वो आपका आ जाएगा। वहाँ पर स्टडी सेंटर का रोल क्या है? पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम और जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है वो वहाँ पे आप बच्चे को जमा करना है बस। बाकी खुद से उसको जाके फीस जमा करनी है, इम्तिहान देना है। इनका स्टडी सेंटर का ये रोल है कि वो टीएमए जमा करेगा और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में ही बता दूँ अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है। अटेंडेंस जी, कंपल्सरी नहीं है बिल्कुल भी। जी। यानी आप कि बच्चे ये को एक इख्तियार तरह है, जाइए मत जाइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें एक पीपीपी मॉडल की जो बात है वो ऑलरेडी आपके यहाँ आप उसको पहले से प्रैक्टिस मैंने कर रहे कहा हैं। ना हाँ, कि मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा 90% से ज़्यादा हम ये सब काम कर रहे हैं, जो अब हाँ। रेगुलर सिस्टम को देने जा रहे हैं। जी, जी, जी। तो जो लोग पीपीपी मॉडल में आना चाहते हैं और ऑपरेट करना चाहते हैं, उनके लिए एनआईएस एक प्री एक्जिस्टिंग सिस्टम है जिस जो वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है। ये बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर शोएब हमने आपसे सिर्फ़ 1 घंटे का वक़्त माँगा था और हम वो 1 घंटा पूरा कर चुके हैं। यानी कि हम अब अपनी हद हद से बाहर जा कर के आपको हमने रोक रखा है। अगर किसी साथी का और कोई ज़रूरी सवाल आ रहा है, मैं चैट बॉक्स में भी एक नज़र डाल देती हूँ। कोई May I? जी, Some प्लीज़ people ज़रा have raised, yeah, some people have raised their hands, so you may address their या questions. प्लीज़ तो आप So उन्हें मुझे रेज़्ड हैंड्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? it's Sheikh Mohammed. शेख मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, जी हाँ। शेख साहब आप अस्सलाम अपना वालेकुम। सवाल करें। हेलो, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी मेरा सवाल भाई साहब एक ये था सर कि ये जो अपना जो आप एनओएस जो बता रहे हैं बेसिकली आई एम इन कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। तो मैं जी। ये जानना चाह रहा हूँ कि इधर से जो बच्चे जो निकलते हैं, उनको हमारे बिज़नेसमैन के लिए क्या फ़ायदा है उसमें से? मतलब वो हम उनको कैसे नौकरी दे सकते हैं? क्या वो ऐसे कुछ ट्रेंड होते हैं कि हम उनको अगर जैसे हम लोग जो सपोज करिए अगर हम देना भी चाहे जॉब्स तो हमारे को मतलब मुस्लिम्स में मिलते नहीं, मदरसे के बच्चे वैसे ट्रेंड मिलते नहीं है ना? तो उसको हम क्या करें? हमारे लिए एनआईओएस से कोई उसमें कुछ फायदा होता है उससे? कोई साइंस पे अगर कुछ हो या जैसे अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं मैं या समझ गया, समझ गया। अब देखिए ये तो ठीक उसी तरह की बात है, जिस तरीके से रेगुलर सिस्टम से बच्चे निकलते हैं 12वीं तक, ऐसे ही हमारे यहाँ से निकलते हैं। अब ये तो स्टूडेंट को सिलेक्ट तय करना है ना, कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है, बीबीए करेगा, एमबीए करेगा, पीएचडी करेगा। सर हमारे यहाँ तो स्कूलिंग की तालीम दे दी, जैसे रेगुलर सिस्टम देता है सीबीएसई या बोर्ड। ये हम कैसे बता सकते हैं? ये तो बच्चे को ही, स्टूडेंट को तय करना है ना मैं कि वो वो नहीं क्या पूछ रहा हूँ करके सर, जाना। मैं वो नहीं जी। पूछ रहा हूँ, सॉरी शायद मेरे से बात क्लियर नहीं हुई है। जैसे हमारे सपोज करिए कि लोअर मैनेजमेंट जॉब्स जो होते हैं उनकी बहुत भरपूर अवेलेबिलिटी होती है ना? लोअर मैनेजमेंट जॉब्स जो होते हैं उनकी बहुत सारी अवेलेबिलिटीज होती है, उनके बहुत जॉब्स अवेलेबल होते हैं, है ना? और उसके लिए मतलब ये दीगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही है अभी एज ऑफ टुडे। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे कि इंडिया में अगर जैसे जॉब्स की कमी है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे नई नई में भी 10 लाख से ऊपर वैकेंसीज अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए बच्चे ही नहीं है हमारे पास में। तो एनआईओएस इसके इसमें लिए कुछ कर रहा है। और इधर पे जैसे जो एक साइंस फैकल्टी है, और ऑल इन ऑल साइंस फैकल्टी अपने पूरे इंडिया में भी खाली पड़ी है, मतलब बीएससी करने के लिए लोग यूनिवर्सिटीज पैसा दे रही हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं है करने को, अटेंड करने को। तो उन सबको बिल्कुल। इंस्पायर करने के लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं? देखिए ये दोनों सवालों पे। वोकेशनल आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। दरअसल मैंने फिर वही दोहराऊँगा कि ये तो स्टूडेंट को तय करना है कि 10वीं 12वीं करके, हमारे यहाँ भी वोकेशनल कोर्सेज़ हैं 100 के करीब हैं, जिसमें पैरामेडिकल भी है, कटिंग टेलरिंग, कंप्यूटर और ब्यूटी कल्चर, तमाम दुनिया भर के कोर्सेज़ हैं।
अब ये उनको तय करना चाहिए ना कि यहाँ से पढ़कर आगे जाएं। दूसरी बात, यहाँ हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, यहाँ तो कोई भी बच्चा आके एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर ये खास तौर से नहीं है कि मुस्लिम बच्चों के लिए कुछ हो रहा है। अगर जाहिर सी बात है, उर्दू मीडियम में जो बच्चे आते हैं या मदरसे के जो आते हैं, ज्यादातर उर्दू मीडियम में मदरसे के बच्चे आते हैं, तो उनको चाहिए, उनको कोई गाइड करे तो वो ये सारी चीजें कर सकते हैं जो आप फरमा रहे हैं। और ये इम्पार कर रहा है तो हम इम्पार से बात कर सकते हैं कि जो तालिब इल्म आ रहे हैं उनको उस तरह की ट्रेनिंग की तरफ लाएं, और फिर जो आप बता रहे हैं जिस तरह की जॉब खाली पड़ी है उस तरह की ट्रेनिंग करा के उसमें उनको जॉब दिलाई जाए। डॉक्टर साहब, ताकि हमारे एक साथी इम्पार मेंबर डॉक्टर दिलशाद अहमद साहब जिनका जिक्र पहले किया था, उनका सवाल है कि क्या आपका एनआईओएस के पास आपके स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी का कोई डेटा है? क्या इस पर आप नजर रखते हैं, और अगर वो है तो हमें आप बताइए क्या है सिचुएशन? मेरे ख्याल से ऐसा कोई डेटा नहीं होगा, फिर भी आपका ये सवाल मैं नोट कर लेता हूँ, मैं जाके परसों ज़रूर पूछूंगा। लेकिन हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हमारे तालिब इल्म हो गए, कोई एक्टर बन गया, कोई खिलाड़ी है, वो ज़रूर है हमारे पास। मैरी कॉम जी, वगैरह हमारे यहाँ की स्टूडेंट रही हैं, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। तो जबरदस्त। वो ज़रूर हम देते हैं अपने प्रॉस्पेक्टस में और तमाम उसमें, जो हमारे और प्राइड हैं। बाकी इस तरह का तो मैं नहीं समझता कोई डाटा होगा कि कितने लोग नौकरी पाए। ज़ाहिर सी बात है बहुत लोगों ने नौकरी पाई होगी। जी, और अब तो एनआईओएस को नीट पहले नहीं मानता था, अब तो नीट भी 3-4 साल से मानने लगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं मानता हो। अभी जो इन्होंने सवाल किया, ये इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, चूँकि हम लोग तो स्कूलिंग करा रहे हैं, अब वो तो तय करना है बच्चे को। हमने वोकेशनल पे बात नहीं की, वोकेशनल में 100 कोर्सेज़ हैं मैम। जी, और जो स्टूडेंट हासिल करना चाहते हैं वो करें। पैरामेडिकल तक का कोर्स है वहाँ पर, होम्योपैथी का कोर्स है, योगा है, और वाह! कंप्यूटर है, और पोल्ट्री फार्म है, वर्मी कंपोस्ट, अरे एक है। आप जाइए उसकी उस पे साइट पे जाके देख लीजिए, पूरा प्रोस्पेक्टस कोर्सेज आपको मिल जाएगा। एक सवाल मैं देख रहा था, कोई पूछ रहे हैं व्हाट इज ओबीई। जी, ओबीई का मतलब है ओपन बेसिक एजुकेशन, वही 3, 5, 8 वाली हुँ, बुनियादी तालीम जो है, तीसरी, जी, 5वीं, 8वीं का, जो एडल्ट के लिए अभी तक चल रहा है। और अब सारे बच्चों के लिए शुरू किया जा रहा है, जो छोटे बच्चे हैं। और हुँ, आंगनवाड़ी प्रोग्राम भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो भी जी, एनआईओएस को दे दिया गया अभी। अच्छा, हम ही लोग ट्रेनिंग कराएंगे जी। अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले हमारी चेयरमैन साहिबा का वो इंटरव्यू, तो उसमें बताया उन्होंने कि आंगनवाड़ी एनआईओएस को दे दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे डीएलएड हमें दिया गया था कराने के लिए, जी, ऐसी जो आंगनवाड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रोग्राम है वो एनआईओएस को मिल गया है जी, जी। तो अभी। बुनियादी तौर पे एनआईओएस जो है वो 10वीं और 12वीं जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स का एग्ज़ाम होता है वो उसके जी लिए जी है। जी यानी जी उसको जी। करने के बाद कोई टीचर बनना चाहे, बीएड में एडमिशन ले ले, कोई डॉक्टर बनना चाहे ये तो तो उसको सिलेक्ट ये करना उसका है ना ये बच्चे को। वो नीट में जो जाना चाहे, जो जेईई में जाना बिल्कुल। चाहे, तो वो वो ये रेगुलर कहना। सिस्टम में भी तो यही हाँ, करता है, जाके वो यही करता है और क्या। अब जो बहुत नामी-गिरामी और बड़े और स्केल वाले स्कूल हैं, वो भी वही करते हैं जो एनआईओएस कर रहा बिल्कुल है। तो बिल्कुल। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये प्लेसमेंट एजेंसी के तौर पे काम नहीं कर रहा है, या ये नहीं 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 नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पे ये सीधे-सीधे काम नहीं ये कर रहा है, ये कोशिश जरूर क्वालिफाई है कर रहा है। एनआईओएस की, ये हाँ, कोशिश जरूर है एनआईओएस की कि तालीम के साथ साथ नौकरी का काम है, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करता है, ऐसे कोर्सेज वोकेशनल में बना रखे हैं, 100 जी, कोर्सेज, जिनको करके फौरन आप जो है, हमने एक हुनर प्रोग्राम चलाया था, आपको याद होगा, ओल्ड जी, डेली जी, में भी। जी, तो जी, उसमें यही था कि जो घर में बैठी हुई लड़कियां हैं उनको कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटी, कल्चर, इस तरह के कोर्सेज सिखा के और उनको उनके पैर पे खड़ा कर दिया। फ्री था ये पूरा। वो लड़की अपने घर पे ही ब्यूटी पार्लर खोल सकती है, वो लड़की अपने घर पे ही कपड़े सीने का, ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं, यहाँ जामिया साइड में हम रहते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। हुँ, खूबसूरत बनने का हर एक को शौक है। तो जहाँ शहनाज हुसैन के यहाँ 6,000 रुपए लगेंगे, यहाँ आपका 600 रुपए में काम हो जाता है। जहाँ जी, कपड़े आपके 2,000 में सिलते हैं, यहाँ 250 रुपए में वो सी देती है जनरल कपड़े। तो इस हुँ, तरीके से रोजगार का ये बेहतरीन जरिया है। ऐसे बहुत कोर्सेज हैं वोकेशनल के जो हैं, इस पर भी तफसील से बात हो सकती है कभी। उस हुँ, पे हमें स्टडी करनी पड़ेगी कौन-कौन से कोर्स हैं, लेकिन मैंने 40-45 कोर्सेज उर्दू में बनाए हुए हैं, ब्यूटी जी, कल्चर और कटिंग, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ये सारे कंप्यूटर वाला। तो जी, इसमें पढ़ने वाले थे नहीं बच्चे, तो बाकी के कोर्सेज हमने नहीं बनाए हैं। लेकिन ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सीधे जॉब जी, जॉब या फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी, जी। लड़कियों के लिए खास तौर से बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अ, जी, हमारे और ईजी हुनर में खालिद लड़कियों अंसारी को ही साहब भी दिया। सवाल करेंगे, एक सवाल है उनका भी।
खालिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शोएब खान वालेकुम साहब, बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया इम्पार के इस प्रोग्राम में। एक तो मैं आपसे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, चूंकि जिस वक्त हम ये मदरसा प्रोग्राम के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, मदरसा मॉडर्नाइजेशन और लिंकिंग मदरसा टू मॉडर्न एजुकेशन, तो उस वक्त हमने सबसे पहले यही तय किया कि हम क्यों ना NOIS से ही शुरुआत करें और NOIS के साथ एक इंटरफेस हो जिसमें थोड़ा क्लैरिटी हो कि क्या किस तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दिस इज वन पार्ट। उसके अलावा और बहुत सारे पहलू हैं जिन पे हमने ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो ड्राफ्ट किया हुआ है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी थोड़ा वक्त है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस प्रोग्राम को हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एक तो मैं शेख मोहम्मद साहब का इनका चूंकि सवाल है, जो सवाल ठीक से जवाब दे नहीं पाए हैं, तो उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ जॉब्स है और आपके पास भी जॉब सीकर्स नहीं है, तो इम्पार का एक जॉब पोर्टल है impartjobs.com के नाम से, .in के नाम से। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर आप ले सकते हैं और हम आपको हमारे जितने भी आपकी वैकेंसीज हैं हम अपने पोर्टल पे डाल देंगे और वहाँ जो जॉब सीकर्स हैं उनको आपके साथ में डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये ऑलरेडी इम्पार इसके ऊपर अच्छे से काम कर रहा है और हमारा एक ऑलरेडी जॉब पोर्टल इसके ऊपर तैयार है। उसको हम जो है उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, मैं शोएब खान साहब से जानना चाहूंगा, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी ये जानने की जरूरत है, क्योंकि इसलिए ये बात जरूरी है कि मदरसा के अंदर जरूरी नहीं कि सारे बच्चे जो है वो पढ़ने के बाद जो है आलिम बन रहे हैं। इट इज एज पर आवर नॉलेज 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं और फिर उनके लिए करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन एक बहुत अच्छा जो है जरिया हो सकता है। तो उसको प्रमोट करना भी मदरसों में बेहद जरूरी है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तफसील से बताएं कि एक वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मदरसे में इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी और उसका एक्रीडिटेशन प्रोसेस क्या होगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी मदरसा के एंड पर, जिससे कि उसको भी हम जो है अपने प्रोग्राम में डाल दें और इसको एक लार्जर फ्रेमवर्क में इसको हम इस पर काम करें। बहुत आसान है, जैसे मैंने अर्ज किया, जैसे एकेडमी किया OBE के लिए अप्लाई करते हैं कि आपके पास रजिस्टर्ड तंजीम तो होनी ही चाहिए, आपका 3 साल का ऑडिट होना ही चाहिए। लेकिन जो कोर्स आप ले रहे हैं, लाइक अगर आप कंप्यूटर कोर्स लेना चाहते हैं, डाटा एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके पास 10 कंप्यूटर कम से कम होने चाहिए और वो प्रोग्राम आपके यहाँ चलता हुआ होना चाहिए। या फैशन डिजाइनिंग या कटिंग टेलरिंग लेना चाहते हैं तो मशीनें, सारे चीजें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होनी चाहिए और वो चलता हुआ प्रोग्राम होना चाहिए। टीचर की होने चाहिए, स्टूडेंट आपको दिखाने हैं कि इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो उस वक्त पढ़ रहे हैं और कितने टीचर हैं और इतने हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको जब आप लिखेंगे, आपके यहाँ इंस्पेक्शन टीम आएगी, फिर वो देखेगी, रिपोर्ट देगी, आपको सेंटर मिल जाएगा। और इसमें फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी बोर्ड के एफिलिएशन की जरूरत नहीं है, इसलिए जल्दी मिल सकता है ये। जैसे OBE में बोर्ड की नहीं है और वोकेशनल में भी नहीं है, सिर्फ 10वीं क्लास में बोर्ड की एफिलिएशन की शर्त है। तो ये वाला जो है खास तौर से लड़कियों के मदरसों में ये प्रोग्राम चलाया जा सकता है, फैशन डिजाइनिंग। और लड़कों के मदरसे में कंप्यूटर और जो दूसरे उनकी पसंद के बहुत कोर्सेज है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ याद भी नहीं है। टेलीविजन का भी है, पैरामेडिकल है, होम्योपैथी है और प्लम्बिंग है, बहुत सारे कोर्सेज हैं वो जिसमें उनको दिलचस्पी है। जैसे ITI टाइप कोर्सेज होते हैं ना, वो सारी चीजें इसके अंदर हैं और उसकी एक मान्यता है, वो बहुत आसानी से आप करके अपना काम भी शुरू कर सकते हैं और कहीं नौकरी भी आपको मिल सकती है, क्योंकि हम एक बोर्ड है, हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू। मैं बार बार कहता हूँ कौमी काउंसिल से भी, NCPL से या दूसरे उर्दू एकेडमी जो चलाते हैं प्रोग्राम के, प्लीज हमारे साथ जुड़ के कीजिए। उर्दू एकेडमी या कौमी काउंसिल सरकारी इदारे हो सकते हैं, लेकिन वो बोर्ड नहीं है, वो सर्टिफिकेट देने का मजाज नहीं रखते हैं। सर्टिफिकेट देने का मजाज NIUS रखता है, उसी के सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी। थैंक यू। ये बहुत जरूरी बात है कि आप एक सर्टिफिकेट देने के लिए तय किए हुए बोर्ड है, जैसे CBSE है और बाकी के इदारे नहीं है। नहीं तो और जी जी, और आपने बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन जो NCMEI है, उसके साथ भी आपका इंटरफेस है। NCMEI का तो मैंने बोला माइनॉरिटी करेक्टर अगर किसी को मदरसे को दे दिया है तो हम उसको मानते हैं। आप मानते हैं जी, उसको। ये जी ठीक। कौमी काउंसिल का नहीं मानेंगे सर्टिफिकेट, या किसी उर्दू जो
अलीगढ़ में जैसे बोर्ड है या कोई और फेक बोर्ड चला रहे हैं लोग, वो कोई नहीं चलेगा ऐसे। ठीक। उसकी लिस्ट दी होगी आपको प्रॉस्पेक्टस में, फेक बोर्ड्स की लिस्ट देख लीजिए कि कौन कौन सा नहीं मानते हम लोग। ठीक है। तौसीफ रजा अमजदी साहब भी हाथ उठाए हुए हैं डिजिटली। तौसीफ साहब बात कीजिए। से जो मकतब की शक्ल में अपने आप को चलाते हैं, छोटे मदरसे, छोटे स्तर से जो है ना अपना काम करते हैं, तो उनके लिए अगर ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए अगर वो डिक्लेरेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए शरायत तो मुझे मालूम है, लेकिन मजीद बता दिया जाए कि कौन कौन से और मजीद शरायत हैं जो वो पूरी कर करके डिक्लेरेशन ले सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही जनाब, जरा लाउड बोले। जी डॉक्टर शुएब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मदरसे मकतब की शक्ल में चल रहे हैं, जी जी, छोटे स्तर से वो अपना काम करते हाँ हैं, प्राइमरी प्राइमरी वगैरह का, तो अगर वो ओपन बेसिक एजुकेशन में रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए क्या क्या शरायत है लेने के लिए, क्या क्या जरूरत, मतलब उन्हें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी? शर्त वही है जो मैंने अर्ज की है आपको, फिर दोहरा देता हूँ कि आपके पास रजिस्टर्ड तंजीम होनी चाहिए, 3 साल पुरानी होनी चाहिए, आपके पास ऑडिट रिपोर्ट 3 साल की होनी चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए। यही सब चीजें हैं। आपको बेसिक एजुकेशन में ज्यादा काम नहीं करना है। 2 बुनियादी बातें जरूर हैं कि आपके पास रजिस्टर्ड तंजीम हो 3 साल पुरानी, और 3 साल का ऑडिट जरूरी है। बाकी तो जगह वगह आपके पास होगी तो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आपको ही सब कुछ करना होता है, टीचर का, इसका उसका। तो 2 चीजें बस चाहिए होती हैं, और जगह आपकी है, रेंट की है, वो सब आप एक NIOS.ac.in साइट पे जाके आप उसके फॉर्म को देख सकते हैं, और खास तौर से माइनॉरिटी वाला फॉर्म भरिएगा तो उसमें ज्यादा सहूलत है। डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना चाहूंगा जी के लिए, वो ये कि अगर हम 358 के लिए अगर एप्लीकेशन मैंने ले लिया है, तो ऐसी सूरत में वो बच्चे जो हमारे मदरसे में ऑलरेडी दाखिला लिए हुए हैं, तो उन बच्चों को हम मतलब कैसे उन्हें मतलब इससे जोड़ेंगे? नहीं, मैं सवाल समझा नहीं, आप जोर से जरा बोले, आवाज नहीं आ रही। ये मैं अर्ज कर रहा था जी कि अगर मैंने ओपन बेसिक एजुकेशन का की एफिलिएशन मैंने ले ली या रिकॉग्निशन मैंने ले लिया, जी तो ऐसी सूरत में जो मेरे मदरसे में बच्चे दाखिला लिए हुए हैं, तो जी, उनको मैं इन चीजों से, इन प्रोग्रामों से कैसे जोड़ूंगा? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आपको इख्तियार है, आप उनका दाखिला NIOS में दिखा दीजिए। अच्छा, और क्या, आप NIOS में दाखिला दिखाइए, इम्तिहान भी आपको लेना है, उसका रिजल्ट जी मार्क्स NIOS को भेज दिए जाते हैं, और NIOS के यहाँ से सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, मार्कशीट जारी हो जाती है। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, शुक्रिया। जी अनम्यूट कर लीजिए शिवा। जी शरीफ अहमद साहब, आप ने भी हाथ रेज किया, आप अपना सवाल पूछें। आप मेरे ख्याल से हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो हमारे धुबरी में रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट में मेरा सवाल है, क्या हम लोग 1 महीना पहले स्किल डेवलपमेंट का NSDC के अंडर जो ASDM है, आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके अंदर हम लोग कोर्स चला रहा है, तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो ASDM से हम लोग सिर्फ 100 का ही टारगेट दिया, लेकिन 3 दिन के अंदर 200 से भी ज्यादा हो गया, तो हम लोग उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ से मेरा सवाल आपको ये है कि हम लोग का जो ट्रस्ट है सर, 3 साल पुराना तो हो गया, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया होने के साथ क्राइटेरिया है ASDM में, तो हम लोग डायरेक्ट एक्रीडेटेड नहीं है, तो इसलिए हम लोग किसी दूसरे कंपनी के अंदर कर रहे हैं। तो इन दिस सेंस हम लोग NIOS के अंदर सर एलिजिबल है कि नहीं, कि हम लोग को वहां से एफिलिएशन मिले और जो भी बच्चा है हम लोग उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे पाए, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, टीचर्स, एवरीथिंग सर अवेलेबल है। मैं कहा उसका सेंटर हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बस उन्हीं शर्तों को फॉलो करना है, आप करा सकते हैं। कोई भी कोर्स जो NIOS में चल रहा है वही कोर्स आप चला सकते हैं, बाकी नहीं चला सकते।
किसी बाहर का कोर्स आप कैसे चला सकते हैं? जो नहीं NIOS सर, में कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कोर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे। जी सर। सर NOS के साथ कुछ सपोर्ट सर क्या मिलते हैं? एक्रेडिटेशन के साथ साथ कुछ सपोर्ट्स भी मिलते हैं क्या सर? हेलो। हेलो। अब शायद डॉक्टर साहब हो गए वो नेटवर्क की वजह शरीफ साहब, आई कैन जी सर। रिप्लाई योर क्वेश्चन। देखिए NOAS आपको कोई सपोर्ट नहीं देगा जो आप पूछना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन आप स्टूडेंट से फीस चार्ज कर सकते हैं और कोर्स रन कर सकते हैं। NOAS आपके बच्चों की एक्रेडिटेशन वो सर्टिफिकेशन का काम कर देगा। और ठीक है सर, थैंक यू। टीचर्स की फीस भी उन्होंने कहा है कि वो देते हैं, ट्यूशन फीस। वोकेशनल के लिए चेक करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। जी, मेरे जी। ख्याल से दोबारा अगर खान साहब जुड़ पा रहे हैं, दिख तो नहीं रहे हैं अभी कहीं। सिराज साहब, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए, हम लोग। हाँ, वो डॉक्टर साहब आ जाएं। ने बहुत मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार हम इसको मान सकते हैं अपना, जो बहुत बेसिक नॉलेज के लिए और हमारे एम्पावर का जो ऑब्जेक्टिव है उससे बहुत ज़्यादा मिलता हुआ है। तो मैं बस डॉक्टर साहब से यही सवाल करना चाहता था, शायद हम शिबा जी से हेल्प लेके ऑफलाइन उनसे बात कर लेंगे कि किस तरह से मदरसों को इससे जोड़ा जाए। उस पे एक छोटी सी हम अपनी इंफॉर्मेशन बुकलेट एक तैयार कर लें, जिससे कि एक तरह से कहा जा सकता है कि मदरसों के लिए वो ज्वाइनिंग किट हो जाए, कि हम मदरसों को वो ज्वाइनिंग से बात करके वो उनको ज्वाइनिंग किट दे दें, उस जिसके अंदर वो एक जगह पे सारे सवाल के जवाब अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तीनों जबान में रहें, ताकि और मदरसे वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकें, या अगर वो डायरेक्ट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारी अगर उस जगह पे हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गई है तो या तो उनके थ्रू फैसिलिटेट हो जाए ये, या फिर अगर वो नहीं बनी है तो हम अपने ऑफिस से ही उनको वो ऑनलाइन गाइड करके वो करा दें। तो मेरे ख्याल से इस वेबिनार का जो फॉलो अप एक्शन हमारे लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और इसको हम देखते हैं इसके बाद एक बार शिवा जी से बात अगर करके शिवा जी बात करके ये बुकलेट हमको दिला दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हाँ हम इसका प्रिंट जो है वो पब्लिश जी करा के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इम्पार के 30 जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स फंक्शनल हैं, और 8 रीजनल काउंसिल्स हमारे और 10 स्टेट काउंसिल जो है वो फंक्शनल है। तो ग्रास रूट पे हमारी काफी अच्छी प्रेजेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दफा ये बुकलेट आ जाएगी तो इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द मदरसास अक्रॉस इंडिया, और आप इसको अगर उनसे बात करके ये बुकलेट तैयार करा लें, हमको कंटेंट मिल जाए, बाकी तो इंशाल्लाह हम उसको, हमारे पास टीम है पूरा, और वो टीम जो है उसको बहुत जल्द जो है तैयार करके हमको दे देगी, और हम बुकलेट तो तुरंत रिलीज कर देंगे इमीडिएटली, और उसकी कॉपीज भी प्रिंट करा के अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भेज देंगे, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वहाँ उस जिले में जितने भी मदरसे हैं उनको पर्सनली मिलके उनको वो बुकलेट जो है सप्लाई कर देंगे, और उनको उसके बारे में बता भी देंगे और गाइड भी कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव है सिराज अब्बासी साहब का, हमारे सीईओ हैं इम्पार के, और ऑलरेडी मदरसा के ऊपर बहुत काम को ऑलरेडी फॉर्मुलेट किया जा चुका है, उस पर इंशाल्लाह काम होना शुरू हो जाएगा, और उसी में पहला कदम था कि एक NOAS के साथ में जो है फर्स्ट इंटरफेस कर लें, जिससे कि जो लोगों के सवाल आते हैं उनके जवाब मिल जाएं, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। I will request now Najmuddin Ahmed Saab, who is also our executive committee member, to propose a vote of thanks in the absence of Shahid Khan Saab, Shoaib Khan Saab. जी, he is trying but he says कि बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, हो नहीं पा रहा है। So we will have another session with him. Yes, definitely. We will have very specific session with micro questions with him. तो बहुत शुक्रिया शोएब खान साहब इन एब्सेंस, और एज यूजुअल शीबा साहिबा हमेशा बहुत अच्छा कंडक्ट करती, और इस प्रोग्राम को मैं समझता हूँ उन्होंने और ज़्यादा अच्छा कंडक्ट किया, और मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ। यकीनन बहुत मुफीद प्रोग्राम है और बहुत कारआमद है, और शोएब खान साहब ने NIOS के बारे में बहुत आसान तरीके से समझाया। जाहिर है किसी प्रोग्राम में सारे सवालों के जवाब नहीं मिल सकते हैं,
एक बात मैं इसमें खाली ऐड कर दूं कि जो बात ये आई कि साहब मदरसे वाले इसमें कॉपरेट नहीं करते हैं या इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो वक्त बहुत तेज़ी के साथ बदला है। हुकूमत वक्त ने गालिबन बहुत मदद की हम लोगों की यकजा होने की, और एम्पायर भी उसी की देन है जो एम्पायर कायम हुआ और बात की। अब देखिए मिसाल के तौर के ऊपर ये बात अल्लाह वालों की तरफ से आने लगी है कि अल्लाह ताला की कुदरत एक है और अल्लाह की सुन्नत एक है। यानी कुदरत वो है कि वो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो चाहे दुनिया पलट दे, लेकिन सुन्नत ये है कि हमें काम करना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे रुझान इस तरफ आ रहा है। जाहिर कोई मैजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। दैट्स अ वेरी गुड साइन कि मदरसे वाले भी खिसक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और NIAS जो अब तक बहुत डार्क में था, मैं समझता हूँ कि शियबा साहब जिम्मेदार होंगी और हमारी एम्पायर की वो टीम, जो लोग जिन्होंने ये काम किया, बड़ा खुशाइन कदम है। आई एम वेरी होपफुल कि दिस विल गो ए लॉन्ग वे। सबका, बहुत सारे सामाईन का, जो सामाईन कराम सुन रहे हैं, उनका भी शुक्रिया, और उनकी तरफ से और एम्पायर की तरफ से, खालिद अंसारी की तरफ से, सिराज अब्बासी साहब की तरफ से, शीबा साहब की तरफ से भी खान साहब का मखसूस शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा व अकरमकुम अहसनल जज़ा। बहुत शुक्रिया। और इम्पायर की बैकएंड टीम जिसने पूरा प्रोग्राम जो है तैयार किया और उसको जो है मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया जी। डॉक्टर साहब से बात हो गई है, डॉक्टर शोएब साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप जब आप लोग दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। शायद कुछ और सवाल पैदा हुए होंगे आज के सेशन से, तो वो उनका हल हम लोग उस वक्त निकालेंगे। तो बहरहाल ही इज ऑलवेज अवेलेबल, वेरी कोऑपरेटिव ऑफिसर। शीबा साहबा एक अगर मुझे मौका दे दें, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो खान साहब ने एक बात थोड़ा सा मुझे कर रही है कि ये ठीक है कि भाई NIAS इतनी हेल्प कर रहा है, इस तरह से हाई स्कूल लोग इंटर का सर्टिफिकेट लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ये जो कोर्स कॉम्बिनेशन है कि इसमें एक तो साइंस के सब्जेक्ट भी शामिल हैं, तो 5 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? मसलन मिसाल के तौर के ऊपर एक बच्चा अगर बायोलॉजी साइड से होता है तो उसके सब्जेक्ट एक सेट पैटर्न के ऊपर होते हैं, वो CBSE हो, ISC हो, जितने बोर्ड होते हैं, या मैथमेटिक्स साइड से होता है तो उसको ऑप्ट करता है। तो जो स्पेशलिटी होती है, जब कॉम्बिनेशन वो इस तरह का दे देगा, वो कह रहे हैं कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है, यानी 2 लिटरेचर, 2 अदब और 3 साइंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मान लीजिए उसने एक केमिस्ट्री ले लिया। मैं आपका सवाल समझ गई, मतलब गालिब के साथ में ज्योग्राफी पढ़ने वाला जो सवाल है, मैं समझ गई। एग्जैक्टली। ये तो जो अगर आप नेशनल नई वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखेंगे तो उसमें लगातार इस पर जोर दिया गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैज कॉज्ड सो मच ऑफ लॉस। तो उसको उसके मद्देनजर क्योंकि देखिए ये जो कॉम्बिनेशन, ये आपको जो आजादी दी गई है, ये आजादी एनार्की की तरफ की नहीं है, लेकिन अगर कोई रुजू होता है किसी खास सब्जेक्ट की तरफ भी, तो वो उसको छोड़े बिना भी साथ लेकर के भी पढ़े, ये उसकी आजादी है। जो सेट पैटर्न है, जो ऑब्वियस वो होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो उसमें जाना चाहे, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कुछ कहा गया है, NIAS वो मौका आपको पहले से दे रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, JNU से मैं आती हूँ, JNU में भी ये ऑप्शन रहता है कि अगर आपने अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, तो अगर भले ही आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप मैथ्स का क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट मैथ्स में MA में एडमिशन ले सकते हैं, MSc में। तो मतलब या इसी तरह की किसी, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जो आजादी और जो खूबसूरती है, मेरे ख्याल से NIAS वो पहले से प्रैक्टिस कर रहा है। एक पॉइंट इसमें शेबा जी मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, जो नजम भाई ने भी कहा, उसमें ये है कि जैसे जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला है, ये वो बच्चे जिनको कि इंजीनियरिंग लाइन में या मेडिकल लाइन में जाकर के NIAS या JEE के एग्जाम देने हैं, वो करते रहेंगे। मगर मसला ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जिनको ह्यूमैनिटीज में जाना होता है, उनको मैथ्स नहीं समझ में आती, मगर वो मजबूरी उनकी होती है कि उनको हाई स्कूल में मैथ्स से कर नहीं करना है। इस वजह से बहुत से बच्चे वो उनकी ग्रेड खराब हो जाती है, क्योंकि जितना वक्त उनको अपने बाकी सब्जेक्ट में लगाना चाहिए, वो वक्त मैथ्स में लगाते हैं और अपने सब्जेक्ट्स नहीं कर पाते, और बाद में उनको मैथ्स छोड़नी है। ऐसे को हम जबरदस्ती मैथ्स क्यों पढ़ाएं जिसको मैथ्स नहीं पढ़ना? तो जिन बच्चों को उसमें नहीं जाना, वो अपना 10th NIAS से दें और उसमें मैथ्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री कुछ नहीं रखें, वो इंग्लिश और ये एक लैंग्वेज इंग्लिश रखी, बाकी अपने 4 सब्जेक्ट्स उन्होंने ह्यूमैनिटीज के रख लिए।
ये एक वजह ये चीज है। और आज भी जितने, जैसे शिबा जी ने बताया कि जेएनयू है, उसके अलावा आज के डेट में जितनी लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, अगर हम उस लेवल पे भी देखें तो यूनिवर्सिटी में भी है, आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और आप साथ में फिलोसफी पढ़ रहे हैं और साथ में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वही बात आई जो एक जमाने में कभी जो पढ़ाई का तरीका भी होता था, क्योंकि साइंटिस्ट भी पहले फिलोसफर हुआ करता था, बाद में साथ में जी, साइंटिस्ट। जो सोक्रेटिक ट्रेडिशन है एकेडमी का, वो तो वही था कि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल द नॉलेज सिस्टम्स। तो फिर वहीं से शुरू करते थे। तो अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि इजाफती सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, तो वो एक आपको बहुत बड़ी फ्रीडम देता है अपने मनपसंद कोर्स में जाने के लिए, कि ठीक है आप अपने 5 कोर्सेज भी पढ़िए और एक इजाफती भी पढ़ लीजिए। तो आजकल तो आप देखिए ना, दिल्ली और आसपास के इलाकों में हर साल सर्दियों में उर्दू को लेके इतनी धूम रहती है, तो आप अपना साइंस वाइंस भी पढ़िए और साथ में उर्दू का इजाफती मजमून भी ले लीजिए सब्जेक्ट के तौर पे और उसको भी पढ़िए, तो वो भी आपका काम बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इनेबलिंग है, ये कहीं से भी हमें डिसेबल नहीं करता किसी भी काम को आगे करने में। तो ये है बजाते खुद मुझे बहुत क्योंकि मैं एनआईओएस से थोड़ा जुड़ी रही हूँ, शोएब खान साहब पर्सनल फ्रेंड भी हैं, और मदरसा एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन प्रोजेक्ट से भी जुड़ी रही हूँ, कोऑर्डिनेटर रही हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत बड़ी जानकारियां आज के इस सेशन से मिली हैं। राइट, एब्सोल्युटली। जी, तो हम सब लोग इससे फैजियाब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग ऑफ रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग नहीं है अभी चल रही है रिकॉर्ड। अच्छा, चल रही है, लेकिन हम लाइव तो नहीं जा रहे अभी? नहीं, लाइव नहीं। हाँ, बस ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बहुत देर बाद मुलाकात हुई दोबारा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you everybody. खुदा Thank you very much. Thank you to all.